चलें जी, इब्तिदा करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जहां तक सर पढ़ा था आज उसी से आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सर आज क्या पढ़ने वाले हैं आज हम मजीद चीज़ें देखेंगे। हम देखेंगे कि इसको क्यों कहा गया है कि ये IAS 16 का भाई है, लाडली औलाद है, वो भी देखेंगे। सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि सर इसके आने का वजूद क्यों आया, क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो कहता है कि भाई मैं वो उस प्रॉपर्टी को लूंगा जो बिजनेस पर्पस के लिए होगी, या आप एज अ लेसर किसी को दे रहे हो फाइनेंस लीज, सही है, या ऑपरेटिंग लीज पर भी दे रहे हो, लेकिन अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग। तो हमने कहा अगर कंपनी की नीयत ये है कि प्रॉपर्टी को रखना है सेठ की तरह, लॉन्ग टर्म में बेचना है हमें, उस केस में हमारी मदद के लिए कौन आएगा? तो हमने कहा कि हमें IAS 40 ने कहा भाई हाजिर है। IAS 40 आया, IAS 40 ने कहा देखो भाई मेरे अंदर सिर्फ वो लैंड और बिल्डिंग आएगी जिसमें तुम्हारी नीयत हो कैपिटल एप्रिसिएशन या लॉन्ग टर्म रेंटल्स की। इसके अलावा लैंड और बिल्डिंग के अलावा तुम्हारी नीयत है किसी भी एसेट को जो है तुम लीज पर दोगे, ऑपरेटिंग लीज पर ही बेशक दोगे, तो उसको मेरे पास नहीं लाना, सिर्फ लैंड और बिल्डिंग। सर फिर हम आगे बढ़े थे, हमने कहा था इसके अंदर मजीद जब हमने डिफाइन किया तो इसने बताया कुछ चीजें इंक्लूडेड हैं, कुछ चीजें एक्सक्लूडेड हैं। सर इंक्लूडेड में क्या चीजें शामिल हैं? इंक्लूडेड में चीजें शामिल हैं, हमने कहा डिफरेंट तरह की वो बिल्डिंग जो कि आप ऑपरेटिंग लीज पर दे रहे हो, वो लैंड जिसका भी आपको यूज डिटरमाइंड नहीं है। अभी आपने जमीन सस्ती मिल रही थी, हमने एक एग्जांपल भी देखी थी इसकी, जमीन सस्ती मिल रही है, आपने जमीन ले ली, सही है सर? सर लास्ट क्लास नहीं ली, आज की क्लास समझ आएगी, बिल्कुल आएगी मेरा चंदा, बिल्कुल आएगी, टेंशन ना ले। जमीन सस्ती मिल रही है और आपने अगर वो जमीन जो है अभी इसका सस्ती ले ली, अब आपको नहीं पता कि उस जमीन को आप क्या करेंगे, उस जमीन को आप अपने यूज में रखेंगे या मतलब बिजनेस यूज में लाएंगे या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लिए, तो IAS कहता है इजाजत है, लेकिन ये इजाजत सिर्फ किसको है? लैंड को, बिल्डिंग को नहीं है। सर फिर हम और आगे बढ़े और हमने कहा अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इस नीयत से कि आगे जाके इसको किराए पर देंगे, कैपिटल एप्रिसिएशन वो भी इस पे आएगी। सर जो चीजें इसमें नहीं आएंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसमें पहली चीज ये थी वो प्रॉपर्टी नहीं आएगी। प्रॉपर्टी जब हम यहाँ पे यूज करेंगे तो मतलब है सिर्फ लैंड और बिल्डिंग, अदर देन लैंड और बिल्डिंग कुछ भी हमारा मकसद नहीं है। तो इसने कहा भाई वो प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं आएगी जो कि आप अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। सर फिर हमने कहा और कौन सी प्रॉपर्टी नहीं आएगी? वहां पर ये वो प्रॉपर्टी भी नहीं आएगी जो कि आप जो है किसी और के लिए बना रहे हैं, वो प्रॉपर्टी भी नहीं आएगी जिसको बनाते ही फौरन बेचने का आपका इरादा है। और तो सर और इसके अंदर हमने कहा चौथी चीज थी वो प्रॉपर्टी भी नहीं आएगी जो ऑनर ने खुद जो है ऑक्यूपाई की हुई है या इसके एम्प्लॉय ने। यहां पर हमने आपको एग्जांपल भी बताई थी, क्या बताई थी? यूनिलीवर। यूनिलीवर अपने एम्प्लॉइज को कहता है कि आप आए, जैसे मेरे जैसे लोग जब जाते थे तो हम तो लेते थे 8-10 दिन, महीना, फुल महीना हम नहीं होते थे, हमें तो यूनिलीवर ने कोई चार्ज नहीं थे, लेकिन सर कुछ एम्प्लॉय से वो पैसे भी लेता था। मर्दों से हमने कहा 50,000 के आसपास और खवातीन से 23,000 रुपये लेता था महीना, कि आप हमारे गेस्ट हाउस में रहें। लेकिन हमने कहा बेशक वो अपने एम्प्लॉय से पैसे भी ले रहा है यूनिलीवर, लेकिन वो गेस्ट हाउस जो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं था, IAS 16 के हिसाब से क्लासीफाई था, क्योंकि आपका बिजनेस पर्पस था उससे अटैच। फिर हमने कहा और एक और प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं आएगी, वो प्रॉपर्टी जो आप फाइनेंस लीज पर दे रहे हैं। तो सर हमने कहा ये था कि ये चीजें आएंगी, ये चीजें नहीं आएंगी। इंपॉर्टेंट है, 5 तरह की चीजें नहीं आएंगी। 16 वाली प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जिसको बेचने का इरादा हो, मलिक रियाज। वो प्रॉपर्टी जो आपको ऑनर ने या उसके एम्प्लॉय ने अगवा की हुई हो। वो प्रॉपर्टी जो आप किसी और के लिए बना रहे हैं, IFRS 15। और वो प्रॉपर्टी जो आपने किसी को फाइनेंस लीज पर दी हुई हो, ये नहीं आएंगी, सही है, चाहे बेशक वो लैंड या बिल्डिंग हो। सर फिर हमने कहा था क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही प्रॉपर्टी हो उसका हम करें पार्शियल यूज? मलिक रियाज साहब ने 23 फ्लोर बनाए और उन 23 फ्लोर में से मलिक रियाज ने कहा 3 फ्लोर मैं अपने यूज में रखूंगा और 20 फ्लोर किराए पर दे सकता हूं। तो ऐसा हो सकता है बिल्डिंग एक ही हो, 3 फ्लोर PP और बाकी 20 फ्लोर जो है IAS 40। हमने कहा बिल्कुल हो सकता है। फिर हमने कहा होटल्स ने जो है सवाल पूछना शुरू किया, और होटल्स ने सवाल ये पूछा कि भैया जब तुम ये काम कर रहे हो, जब तुम ये काम कर रहे हो कि किराए पर जो प्रॉपर्टी रखी जाती है उसको तुम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कह रहे हो, तो हम भी तो किराए पर होते हैं। तो यहाँ पर IAS ने कहा नहीं, नॉर्मल प्रॉपर्टी जो किराए पर देते हैं वहां पर सर्विसेज इनसिग्निफिकेंट होती है। जैसे कि अगर किसी ने कोई प्रॉपर्टी पूरी किराए पर ऑफिस को दे दी तो वो सिर्फ मेंटेनेंस सर्विसेज यूजुअली दे सकता है और सिक्योरिटी। लेकिन होटल के अंदर सर्विसेज सिग्निफिकेंट होती है, कैटरिंग, रूम सर्विस, लॉन्ड्री, ये तमाम चीजें हो जाती हैं। तो सर्विस आपकी सिग्निफिकेंट है, वो आपका PPE ही है। सर ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में।
आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे, आज की क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे और हमने कहा सबसे पहले पढ़ेंगे इनिशियल मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कॉस्ट मॉडल, कॉस्ट के ऊपर हमने कहा सेम एज IS 16 with special focus on transaction cost। चले जी, रामीन अभी तक रिवाइज करवाए, चंदा कॉपी करें। हमने कहा सर, इसने कहा इनिशियल मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी, अगर आप इसके कॉस्ट मॉडल में आएंगे तो हमने कहा सेम एज IS 16 है। हाँ बट याद रखना यहाँ पर डिसमेंटलिंग कॉस्ट का जिक्र नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि डिसमेंटलिंग कॉस्ट होती है प्लांट एंड मशीनरी की। क्या ये प्लांट एंड मशीनरी को डील करता है? नहीं। तो हमने कहा यहाँ पर डिसमेंटलिंग कॉस्ट का जिक्र नहीं होता। तो हमने कहा इनिशियल मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का सिर्फ एक मॉडल है, कॉस्ट मॉडल, और शायद IS 16 का भी यही मॉडल है। सही है जी। फिर हमने कहा इसकी जो ट्रीटमेंट है सेम एज IS 16 है अंडर कॉस्ट मॉडल। यहां पे स्पेशल फोकस है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सर ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है? व्हाट इज ट्रांजैक्शन कॉस्ट? गली मोहल्लों में देखा है अपनी स्टेट एजेंसियां, है ना सर? हमने कहा गली मोहल्लों में आपकी होती है स्टेट एजेंट, सलीम स्टेट एजेंसी, बशीर स्टेट। ये क्या करती हैं? ये क्या करते हैं? ये आपको प्रॉपर्टी खरीदने में मदद करती हैं। ज़मीन.com, ज़मीन.com आपको प्रॉपर्टी खरीदने में या बिकवाने में मदद करती है। सही है। और हमने कहा ये आपसे चार्जेस लेते हैं, ब्रोकरेज जिसको कहते हैं, कमीशन जिसको कहते हैं। तो इसने कहा इस बिजनेस में, मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के केस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर अगर IS 16 में आ जाए तो वो भी कैपिटलाइज करेंगे, लेकिन यहां पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट का ज्यादा इंपैक्ट है। यहां पर ट्रांजैक्शन का कॉस्ट का ज्यादा इंपैक्ट है, क्योंकि सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। सही है सर। तो हमने कहा पीपी तो आपने एक दफा लिया है, अब आपको खुद यूज करनी है, लेकिन यहां तो हो सकता है आपने एक बिल्डिंग आज ली, 4 साल बाद बेच दी, 5 साल बाद बेच दी, 6 साल बाद बेच दी। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंपनी का मेन बिजनेस नहीं। मेन बिजनेस कंपनी का क्या होता है सर? कुछ और, लेकिन ये करती है प्रॉपर्टी किस पर्पस के लिए? इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। आए सर, ये तो हमने पढ़ लिया। अब इधर देखिएगा, फिर हम इसको पढ़ेंगे भी। कॉस्ट एक्सक्लूजन्स, इसने कहा देखो भाई, एक तो होती है कॉस्ट इंक्लूजन्स, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर इसने कहा यार कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि कॉस्ट में आप नहीं लेंगे। हमने कहा भैया वो कौन सी चीजें? आप सुनिएगा। पहली चीज है स्टार्ट अप कॉस्ट, दूसरी चीज है इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, तीसरी चीज है एबनॉर्मल लॉस। मुख्तसर सा सर ये IS है, 8 नंबर तक की वेटेज के लिए यहां पर पूछा जा सकता है, और फ्री के 8 नंबर होंगे जब भी पूछा जाए। सही है सर। लेकिन सर याद रखना FFR में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, शायद आपको लगे सर ये तो पेपर में आती नहीं, आप क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि सर अब मकसद सिर्फ आपको पेपर तक का नहीं है, अब पेपर का तो मकसद है ही है, लेकिन सर आपको प्रैक्टिकल लाइफ की भी नॉलेज देनी है। सही है सर। मैं नहीं चाहता कि हम जिस तरीके से चाहिए, हम सर ये सब स्टूडेंट पढ़ के नहीं गए थे, क्योंकि सर कोर्स इतना बड़ा है और टीचर्स जो है मेजॉरिटी नॉर्मल स्टूडेंट्स पढ़ा देते हैं, और एक बहुत ही, अब तो मैंने कहा ना, मार्केट नॉर्म्स, मार्केट कंडीशंस बड़ी डिफरेंट हो गई हैं सर। किसी ज़माने में जब हम थे तो हमारी शुरू के उसमें महीने के अंदर 4 क्लासेस होती थी FFR की, महीने में 4 क्लासेस। सही है सर। और
शुरू शुरू में तो सिर्फ एक संडे संडे को क्लास लगती थी, फिर थोड़ा सा आगे जाते थे तो महीने में 2 क्लासेस। सही है सर। और फिर एंड तक 2 चलती थी, आखिरी के 3-4 महीने में हो जाती थी महीने के अंदर 3 क्लासेस बस। सही है सर। तो 8-9 महीने 10 महीने का कोर्स, 11 महीने का कोर्स तो तब भी होता था, लेकिन सर फर्क क्या होता था, क्लासेस बहुत कम होती थी और जाहिर सी बात है पेपर का भी वो लेवल नहीं था। अब पेपर भी हो गए हैं सर खतरनाक, है ना सर। आप थोड़ा लेट पैदा हुए। हमने कहा कॉस्ट एक्सक्लूजन्स पे आते हैं। कॉस्ट एक्सक्लूजन अब सुनिएगा सर, इसने कहा देखो भैया IAS 16 के हिसाब से कॉस्ट करो, स्पेशल फोकस करो, और किसके ऊपर, ट्रांजैक्शन कॉस्ट के ऊपर। हमने कहा बढ़िया है। इसमें कुछ चीजें हैं जिनको मैं कहूंगा कभी कैपिटलाइज नहीं करने दूंगा। हमने कहा अच्छा बताओ कौन सी। उसने कहा स्टार्टअप कॉस्ट। अब बताओ व्हाट इज स्टार्टअप कॉस्ट। कैपिटल, ओके। और स्टार्टअप कॉस्ट क्या होती है, तुक्का लगाओ मुसलमानों। ये बड़ी इस इंडस्ट्री में बड़ी कॉमन है ये। तुक्का लगाओ मुसलमानों, तुक्का। स्टार्टअप कॉस्ट, दिमाग चले आपका। तुम लोग पार्टनर्स के सामने कैसे टोपियां कराओगे अगर रिव्यू शिव्यू खुल गया, जब यहाँ तुक्के नहीं लगा सकते। फर्म में तो होता है ना सर, कभी कभी हम इतने ही तुक्के लगाते हैं। इस बिजनेस को बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर रहे हम, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। लोन वगैरह नहीं सर, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनाई, अब आपने कहा सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो हमने बना ली, लेकिन आप चाहते हैं डिपॉजिट भी नहीं, आप चाहते हैं कि यार इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तक आए लोग, आए भाई, विजिट करेंगे। अब आपका मकसद यही है, आपने एक शॉपिंग प्लाजा बना लिया सदर में। अब आप चाहते हैं कि लोग आए विजिट करें, यहाँ की दुकानें हमसे लें किराए पर। अब आपने कहा जब किराए पर लें, आवाम को खींचना है, तो आपने बुलाया आमिर लियाकत हुसैन। आपने कहा आमिर लियाकत साहब आएंगे और अपनी तफरियां करेंगे। अब आमिर भाई ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेट भी हो सकते हैं ना सर। आमिर भाई तो आमिर भाई हैं। आपने दूसरा उनको बुला लिया, वो कौन था, कंफर्म जन्नती है। सही है सर। इन दोनों को आपने बुला लिया। अब आपने कंफर्म जन्नती और आमिर लियाकत हुसैन को बुलाया। सही है। अगर आप एक सदर वदर में खोलना, आपने कहा आमिर भाई खींच लाएंगे सदर के इमाम को। और अगर आप डिफेंस में खोल रहे हैं कोई प्रॉपर्टी, तो आपको आतिफ असलम को बुलाना पड़ेगा। सर ये हजरात आएंगे, वो आपने अक्सर देखा होगा, मुझे नहीं पता तुम लोग यहाँ पे, खैर मैं वो वाली टीवी तो देखता ही नहीं हूँ। केबल पे जो एक इश्तेहार आता था कि किसी फलानी जो कंपनी का, वहाँ पे हमने एक फन गाला रखा है, संडे को सर्कस रखा है, इस किस्म के इश्तेहार आते थे नए नए प्रोजेक्ट्स के। सही है सर। केबल के ऊपर अक्सर आते थे। सर ये सब होती है स्टार्टअप कॉस्ट। क्या आप अपनी प्रॉपर्टी तक लोगों को बुला रहे हैं कि भैया तुम आओ और हमारी प्रॉपर्टी को करो। तो सर इसमें इनिशियल सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट, बट ये मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट नॉर्मल से हट कर है। यहाँ पर यूजुअली इसके अंदर कंपनी कैंपेन्स करती हैं, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी रखती हैं कि संडे को आप आए और फैमिली के साथ आए और हमारे साथ, आमिर भाई के साथ तफरियां करके जाएं। तो हमने कहा ये होती है स्टार्टअप कॉस्ट। इसने कहा बेटा स्टार्टअप कॉस्ट तो जो है वो कैपिटलाइज नहीं होगी, उसको तो तुम्हें एक्सपेंस आउट करना। आमिर भाई की तफरी को भी तुम कैपिटलाइज करोगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। हमने कहा नहीं। सर आए दूसरी चीज। अच्छा इसकी एग्जांपल तो तुम लोग दे सकते हो, दिमाग चलाओ थोड़ा। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, व्हाट इज दिस। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, तुक्का लगाओ मुसलमानों। मैं चाहता हूं आप सब थोड़ा सा तुक्का लगाएं। पता है थके हुए आते हैं फम से, लेकिन सर फिर भी ओके तो लॉसेस क्रिएट होंगे। ओके तो इसमें फिर एबनॉर्मल लॉस वगैरह क्या हो गया, ये इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। लगाओ लगाओ तुक्का, तुम लोग लगा सकते हो भाई। चलिए जी, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस का सब लगाएं। नहीं मिस हैंडलिंग कॉस्ट नहीं सर, वो आएगी एबनॉर्मल लॉस में। कोई नुकसान ऑफ लाइक फायर, प्रॉपर्टी वगैरह के लिए जो इनिशियल हो। नहीं मेरा बच्चा, मैं आपको बताता हूँ इसकी। देखो बड़ी एक सिंपल सी एग्जांपल है, आप लोगों ने समझनी है इसको। क्या एग्जांपल है,
अभी समझेंगे सर हम उसकी क्या एग्जांपल है, आप लोग भी समझेंगे, हम भी समझेंगे, इंशाल्लाह सब समझेंगे साथ। सुनिएगा सर, आपने एक प्रॉपर्टी बनाई, सही है जी, बना ली। अब सर पैकेजेस मॉल वालों ने बनाई 400 दुकानें, बोला सारी की सारी किस पे देंगे, किराए पर देंगे। तो क्या काजी ऐसा हो सकता है पहले महीने सारी किराए पे चले जाएं? नहीं, पहले महीने आपने जो भी मार्केटिंग कर ली 100 जाएंगी, 125, हो सकता है फुल कैपेसिटी पे जाने में आपको साल भर लग जाए। अब सपोज करें 6 महीने तक एवरेज आपकी जो है 300 दुकानें किराए पर गई हैं और 100 दुकानें रहती हैं। अब उन 100 दुकानों की मेंटेनेंस, भाई छोटा मोटा बिजली का खर्चा आएगा, ये तमाम चीजें कौन बर्दाश्त करेगा? जिसकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। तो ये है इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस कि सर अंटिल फुल ऑक्यूपेंसी आपके पास प्रॉपर्टी के खर्चे आते रहते हैं। हमने कहा ये हो जाएगा, सही है सर। आए सर, अब आगे बढ़िएगा। सही है सर, तो हमने कहा कि बिल्कुल ठीक, उमर ने भी एक सॉर्ट ऑफ सही कहा। ये आए इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। सर तीसरी चीज बड़ी सिंपल है, एबनॉर्मल लॉस। सर ये एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? हमने कहा एबनॉर्मल लॉस, सर एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल लॉस। आपने सोचा था प्रॉपर्टी बनाने में सीमेंट इतनी लगेगी, लगी भी इतनी, लेकिन आधी सीमेंट आपकी जाया हो गई बारिशों में भीग कर, सही है। या हमने कहा इसके एबनॉर्मल लॉस की, चलो जल्दी से मुझे रिसेंट टर्म्स में, रिसेंट दौर में एबनॉर्मल लॉस की एग्जांपल दो। हमने कहा रिसेंट दौर में एबनॉर्मल लॉस की एग्जांपल दोगे मेरा बच्चा तुम लोग, जल्दी। रिसेंट दौर में तो कोविड से क्या हुआ? जी वो भी है सर, ऑफिस बनाया, अब्दुल गफार कह रहा है सर पूरा ऑफिस बना दिया लेकिन बाद में लगा सीट्स आपको बेकार है, लोग इससे नहीं, रिसेप्शन बना दी, सेठ साहब को लगा बेकार है, ये तोड़वा दिया, एबनॉर्मल लॉस है सेठ साहब ने। दूसरी एग्जांपल सर, कोविड। कोविड आया, एक प्रॉपर्टी बन रही थी, आपकी प्रॉपर्टी बन रही थी, कोविड आया, हुकूमत ने कहा बेटा चलो अब सब बंद कर दो। अब आपको पता है यार मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर खास तौर पे ये वहां पर हुआ है। अब मुझे ये क्यों पता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसलिए पता है कि मेरा कजन है, वो कजन है मेरा एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में, सही है। अब वो कंस्ट्रक्शन कंपनी बैठी हुई है और इमार वालों के लिए सी व्यू पे प्रोजेक्ट जो बना रही है, सही, क्रीक विस्टा टाइप का। अब उसने कहा इन्होंने पूरा वहाँ पे सेटअप बना दिया वर्कर्स को रखने का, ये वो वर्कर्स लाए कराची से, दूर दराज इलाकों से, उनको कहा तुम रहोगे भी यहीं पे, सब कुछ यहीं पे रहोगे, क्योंकि काम उनको जल्दी चाहिए था। अब हुआ ये कि आ गया कोरोना, सही है। अब कोरोना की वजह से वर्कर्स को बोला कि भाई अब चलो भाई अब कोरोना को बंद है, तुम 2 महीने के लिए घर पे जाओ। लेकिन वर्कर्स को जब 2 महीने के लिए उन्होंने घर पे भेजा, लेकिन उन 2 महीनों की सैलरी दी वर्कर को, क्योंकि उनको पता था अगर इनको सैलरियां नहीं दी तो ये वापस। लेकिन सर वो जो 2 महीने थे कुछ साइट पे काम नहीं हुआ, कंस्ट्रक्शन क्या हुई, रुक गई। लेकिन उनकी जब सैलरी गई है तो वो सैलरी कौन सा लॉस होगी? एबनॉर्मल लॉस, ठीक है सर। तो एक तो कोरोना की वजह से ये याद रखें सर, ये चीज ऑडिट के अंदर बड़ी पूछी जा सकती है कि भाई कंपनी ने ऑडिट के अंदर आपको सवाल दे दिया, यहाँ शायद मुश्किल, लेकिन ऑडिट के अंदर कंपनी ने भाई सैलरीज बढ़ी थी कोरोना पीरियड की, अपने एम्प्लॉइज को जो कि साइट पे काम कर रहे थे उसको कैपिटलाइज कर दिया। तो उसको कैपिटलाइज, क्योंकि हमने कहा ये कौन सा लॉस है? एबनॉर्मल लॉस। तो इसने कहा भैया तमाम कॉस्ट कैपिटलाइज कर लेना, स्टार्टअप, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज और एबनॉर्मल लॉस, इनको कैपिटलाइज करने की किसी सूरत आपको इजाजत नहीं है, सही है सर। तो हमने कहा कि सर ये कॉस्ट इसकी क्या है, एक्सक्लूजन। और इसने कहा इनिशियली जो इसको मेजर करोगे चंदा, वो किस पे करोगे? सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट मॉडल पे। आए सर, अब एक और चीज की तरफ मैं आपको लेकर के जा रहा हूं। देखो जब इंशाल्लाह टॉपिक पढ़ेंगे तो ऐसे इंशाल्लाह करना है कि सर कहीं से भी ये घूम फिर के आ जाए, सही है सर। अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं, इस टॉपिक को FR1 के सिलेबस में तो डाल दिया गया, आपको पता चला होगा, सही है, लेकिन पूछ नहीं रहा वो इस टॉपिक को। अब तक 3 अटेम्प्ट तक उसने सिर्फ 1 से 2 नंबर का MCQ पूछा इस टॉपिक पे। इसका मतलब है उसको पता है इस टॉपिक को वहां पर मैंने डाला तो है ताकि बच्चों को एक नॉलेज तो हो, कभी कभार पूछेगा, लेकिन असल जो है इसकी टेस्टिंग होगी वो कोशिश होगी कि यहीं पर करे, सही है सर। आए सर, तो हमने कहा इनिशियल
मेजरमेंट कॉस्ट पे करोगे। इसके सवालात की तरफ भी आएंगे, लेकिन सर पहले हमने कहा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पूरे करें ना। आए सर, अगली चीज पे आ रहा हूं इसकी, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। किसके ऊपर आ रहे हैं? सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। बल्कि सबसे पहले हम आएंगे सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट से पहले हम आएंगे सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर। भाई सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, कैसे आएंगी, वो आए पर हम। सर IAS 16 का किसी को सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर का क्राइटेरिया याद है? यस और नो? IAS 16 का सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर का काजी 3 केसेस थे, आप कैपिटलाइज कर सकते हो अगर, और कैपेसिटी। तो हमने कहा सर लाइफ बढ़े, कैपेसिटी बढ़े और एफिशिएंसी। अब यहां पर देखा जाए तो सर ये लैंड और बिल्डिंग है, इनके केस में एफिशिएंसी और कैपेसिटी तकरीबन सेम थिंग। सही है सर, एफिशिएंसी और कैपेसिटी समथिंग, क्योंकि सर मशीन के केस में ज्यादा एफिशिएंसी होता है कि इनपुट के मुकाबले में आपका आउटपुट का रेशो बढ़ जाए। यहां पर कैपेसिटी, तो हमने कहा सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर का भी जो क्राइटेरिया है सेम एज IAS 16, that is any expenditure incurred subsequently will be capitalized if A, it increases capacity और it increases life। आए सर एग्जाम्पल तो दें, दोनों के एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, कॉपी भी करते जाएं, एग्जाम्पल भी सुनते जाएं, कोशिश किया करो एग्जाम्पल्स नोट करते जाओ। कैपेसिटी की एग्जाम्पल पे आते हैं सर, व्हाट डू वी मीन बाय इंक्रीज इन कैपेसिटी। हमने कहा सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर था, उसकी वजह से सर हुआ ये, उसकी वजह से हुआ ये कि एकदम से हमने कहा, सबसे हमने कहा एक 4 मंजिला इमारत थी, हमने 5वां मंजिला क्रिएट कर दिया। सही है, 5th फ्लोर हमने जो इसको 5 मंजिला इमारत बना दी, तो सर उसने क्या बढ़ा दी? कैपेसिटी। सर लाइफ की एग्जांपल दो, बिल्डिंग के केस में क्या चीज लाइफ को इंक्रीज करेगी? बिल्डिंग की रेनोवेशन, मेंटेनेंस नहीं सर, रूटीन मेंटेनेंस है। रेनोवेशन, रंग रोगन, ये बताओ। मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखी हुई है, एक कंपनी में जब मैं जॉब करता था, वो कंपनी जो थी वो अवारी टावर्स के अंदर लोकेटेड है, यूनिलीवर ने एक दफा ये खर्चा किया, सुनिएगा, उन्होंने खर्चा ये किया, शायद कुछ उन दिनों कोई जल्जिला वजला आया कराची में, उन्होंने अवारी को कहा कि यार हमें अपनी ये जो आपकी बिल्डिंग है ना जल्जिला प्रूफ करवानी है। अब जब जल्जिला प्रूफ जो होती है सर, उसके लिए जो है एक प्रॉपर सेटअप लगता है, और आपको हर वो बिल्डिंग जल्जिला प्रूफ होती है जिसमें आप देखें सर जो पिलर्स होते हैं ना उसके साथ में क्रॉस बना हुआ होता है। सही है सर, तो यूनिलीवर ने ठीक ठाक खर्चा किया, ऑफिस को सर ठीक ठाक जो है खाली हुई है, सब कुछ हुआ है। सही है सर, हम लोगों को मतलब कुछ दिन इधर उधर सेटल किया कि आप फलानी ऑफिस में बैठ जाएं, फलानी जगह चले जाएं और वर्क फ्रॉम होम करें। वो क्यों था सर? सिर्फ इसलिए था क्योंकि आपको अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग बनानी थी। तो उन्होंने अवारी से कहा वो जो अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग बनानी है, लाइफ बढ़ा रहे। सही है सर, तो हमने कहा कि इसका मतलब ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो इस केस में हमने कहा कि सर ये होता है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, जिसको हम करते हैं कैपिटलाइज। आए सर, बढ़े क्या आगे? बिल्कुल बढ़ेंगे सर। साउथ अफ्रीका के सवालात छोटे मोटे हम देखते जाएंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे। सही है सर, आए। एक सवाल आपको करा रहा हूं, नहीं नमरा,
सर वो अक्सर आपको सर फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह की कॉस्ट भी इसमें आएगी, नहीं बेटा वो अलग से आ जाती है, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह अलग से पीपी जो है क्लासिफाई हो जाते हैं, बिल्डिंग के अंदर हमने कहा वो उस बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड नहीं होती। लेकिन आपका सवाल बहुत अच्छा है, इसके ऊपर मैं आऊंगा थोड़ी सी ही देर में, थोड़ी सी ही देर में आऊंगा। आए सर, एक सवाल पढ़ लें, क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 8 ऑफ द हैंड आउट। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर, सी साउथ अफ्रीका का सवाल था, पढ़ रहे हैं और आप लोगों ने बताना है। ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर सवाल है, चाहो तो इसका लर्निंग आउटकम लिख लो, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। चलिए जी, रहमतुल्लाह लिमिटेड स्पेंट द फॉलोइंग अमाउंट्स ऑन इट्स ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 8। सही है सर? तुम लोग कौन सा पढ़ रहे हो? चलिए सर, पेज नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 4 था। सही है सर, ये वाला है, हमने कहा पहले वाला है। सी 5 lakh to build an extra floor to be rented out as a penthouse flat under an operating lease। सर ये कह रहे हैं, आप बताएं इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, बताओ पहले 5 लाख की क्या ट्रीटमेंट करोगे? 5 लाख का इन्होंने कहा हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे खर्चा किया है, उसको हम देंगे, रेंट आउट करेंगे, क्या होगा? क्या ये कैपिटलाइज होगा या एक्सपेंस आउट? सर बिल्कुल कैपिटलाइज होगा। सही है, ये आपकी कैपेसिटी बढ़ा रहा है। सर सी 10,000 टू रिप्लेस ऑल ग्लोब्स इन द बिल्डिंग दैट हैड ब्लोन इन द लास्ट मंथ। ये क्या है सर? व्हाट आर ग्लोब्स? व्हाट आर ग्लोब्स? ग्लोब्स, सोचो अंग्रेज बनो थोड़ा सा, देसी से निकल के। बल्ब है ना सर, हम इसको कहते हैं ना बल्ब, वो होता है ग्लोब। सही है सर। कंपनी ने कहा बल्ब्स जो हैं भैया वो सारे ब्लोन आउट हो गए थे, हुआ होगा कुछ मसला, उनको रिप्लेस कराने में 10,000 लगे, क्या ये कैपिटलाइज होगा? क्या ये कैपिटलाइज होगा सर? बताएं बताएं, ऑनलाइन वालों आप भी बताएं। नो सर, नो सर, हमने कहा ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आए, द बिल्डिंग्स लिफ्ट वॉज डैमेज ड्यू टू वेंडलिज्म एंड रहमतुल्लाह लिमिटेड हैड टू पे 25,000 टू रिप्लेस इट। भाई इसने कहा बिल्डिंग की जो लिफ्ट थी वो डैमेज हो गई है और रहमतुल्लाह को 25,000 सी पे करने पड़े हैं उसको रिप्लेस करने के लिए, और फेयर वैल्यू ऑफ द डैमेज लिफ्ट वाज 10,000। क्या ये कैपिटलाइज होगा? यस और नो, यस और नो? सब जवाब देंगे। सॉर्ट ऑफ आप समझे दहशतगर्दी। यस और नो? हाय हाय हाय, कितने लोग कह रहे हैं नो? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए सर। याद रखें, नॉर्मल लॉस की जब बात आती है ना, वो इनिशियल कंस्ट्रक्शन के टाइम पे होती है। किसके टाइम पे होती है? तुम्हारी गाड़ी का कोई इंजन जला के भाग गया, अब तुम्हें नया इंजन लगाना है तो कैपिटलाइज करोगे? यस सर। तो सर अगर लिफ्ट है, अगर लिफ्ट आपकी जो है भाई डैमेज हो गई, नई लिफ्ट लगा रहे हो तो वो कैपिटलाइज होगी, और पुरानी जो बेची है उसके ऊपर आपको गेन लॉस निकलवाना हो, या गेन हो गया तो लॉस होगा, डैमेज हो गई तो फ्री में बिकी होगी, तो उसको आप क्या करोगे? एक्सपेंस आउट। तो हमने कहा सर थर्ड वन भी कैपिटलाइज होगा। हमने कहा भाई जरूरी हो गया था कि लिफ्ट जो है उसको आपने कैपिटलाइज करना है। अब सर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सुने, यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, सुनिएगा सर। अगर एक बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पूरा आपका एसेट है सर, उसी के अंदर 2 लिफ्ट्स भी लगी हुई है। अब मेरा प्रैक्टिकल लाइफ के हवाले से भी आपसे सवाल है, पीपी के हवाले से भी जो तुम लोग करते हो, और ये अपने आप को एज एन ऑडिटर समझो कि सर, समझो क्या तुम लोग ऑडिटर, हमने कहा कि सर जो है लिफ्ट्स जो होती हैं
क्या ये बिल्डिंग के साथ ही कैपिटलाइज होती हैं या अलग से होंगी? चाहे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो चाहे पीपी की बिल्डिंग हो। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से साथ या अलग? प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, साथ या अलग? सर साथ ही होती हैं। लिफ्ट जो है आपने किसी भी कंपनी की बुक में आपको नजर नहीं आएगा कि लिफ्ट अलग होती है सर, क्योंकि भाई बोलते हैं बिल्डिंग का इंटीग्रल पार्ट है ये, सही है। जैसे स्टेयर्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, तो बिल्डिंग का ये भी क्या है सर, एक इंटीग्रल पार्ट है। बिल्डिंग को आपने इसके साथ ही कैपिटलाइज करना है। जैसे ही पुरानी लिफ्ट खत्म हो उसको जो है आपने प्रोरेट करना है कि कितने साल यूज हुई, टोटल क्या पॉइंट था, उसके बाद उसको आपने स्क्रैप करना है, नई को क्या कर देना है, कैपिटलाइज। लेकिन याद रखिएगा जो लिफ्ट्स हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो चाहे पीपीओ, वो क्या होंगी, साथ ही कैपिटलाइज होंगी। ये बड़ा एक पॉइंट है, सही है सर। आपको किसी भी कंपनी की बुक्स में अलग से नजर होती हुई नजर, क्योंकि IAS 16 वहां पर गाइडेंस देता है कि जो लिफ्ट्स वगैरह होती हैं, जो स्टेयर्स होती हैं, भैया इनको आपने अलग नहीं करना, ये बिल्डिंग का इंटीग्रल हिस्सा है, सही है सर। तो हमने कहा कि बिल्डिंग्स के केस में याद रखना ये लिफ्ट वगैरह चाहे 2 हो चाहे 4 हो चाहे 5-6 लिफ्ट जितनी भी हो, सही है सर। कुछ कम बिल्डिंग्स के अंदर वैसी लिफ्ट्स होती हैं ना सर, आप चले जाएं SSDC के ऑफिस में तो वहां पर आपको नजर आएंगी 6-7 लिफ्ट नजर आएंगी, तो आपने कहा क्या करें, कैपिटलाइज बिल्डिंग की कॉस्ट के अंदर, सही है सर। तो याद रखिएगा कि सर लिफ्ट जो है, और सर नहीं सर, इनकी डेप्रिसिएशन भी बिल्डिंग के साथ ही हो रही होती है। इनको IAS कहता है कहाँ अलग अलग करोगे भाई, बोला लॉर्ड लिफ्ट आप कसम से आप चले जाएं बहुत सारी बिल्डिंग्स में, अभी जैसे काफी नई बिल्डिंग्स हैं, पुरानी ऑफिस कई बिल्डिंगों में जाए वहां पे देखें एक बाबा आदम की वो लिफ्ट होगी, उसका एक मखसूस निशान होता है, बीच में हल्का सा एक गेट्स वो होता है शीशे का, सही है, ग्रे कलर की लाल कलर की वो लिफ्ट है। आप देख लें फर्ग्यूसन में भी मेरे ख्याल में वही लगी हुई है, वही है फर्ग्यूसन की बिल्डिंग में भी मेरे ख्याल में वही लिफ्ट लगी हुई है अभी तक, है ना सर। अब चेंज कर लियो तो अलग बात है सर। तो हमने कहा अगर वही बिल्डिंग है, सही है सर, तो वो जो लिफ्ट है भैया वो बिल्डिंग के साथ साथ निभाती है, आप टेंशन ना लें सर। तो हमने कहा उसको क्या करते हैं, डेप्रिशिएट भी बिल्डिंग के साथ ही करते हैं। और मुझे नहीं पता, मतलब अजीब, हम तो खैर सेक्शन बी में थे, वो फर्स्ट फ्लोर पे होता था हमारे टाइम पे, लेकिन जो सेक्शन डी वाले थे, सेक्शन डी वाले थे, उनकी अक्सर बेचारों की वाट लगती थी। क्यों वाट लगती थी? नहीं सर, वो फर्ग्यूसन का रूल था 5 बजे के बाद लिफ्ट बंद है, सही है। 5 बजे के बाद, मतलब पार्टनर्स, मैंने कहा ना सर, कभी कभी दुनिया भर में एक उसूल है, अब तो खैर ये बड़ा चेंज हो गया। उस दिन मैं रिसेंट एक स्टैट्स पढ़ रहा था कि इस वक्त दुनिया के रिसर्च के मुताबिक 44% CEOs आर फ्रॉम फाइनेंस इस वक्त। वरना सर किसी जमाने में ऐसा नहीं था, लोग कहते थे यार फाइनेंस वाले को जो है ना कभी भी CEO नहीं बनाओ। और मैं भी, क्योंकि मैं डिफरेंट CEOs के अंदर काम कर चुका हूँ, फाइनेंस साइड के भी और नॉन फाइनेंस भी, और मेरा भी यही मानना है कि फाइनेंस वाले उसको CEO बनाओ जिसने अदर देन फर्म या अदर देन फाइनेंस के भी कोई चीज़ देखी हुई हो, कोई बिजनेस चलाए हुआ। वजह क्या होती है, जब फाइनेंस वाला CEO बनता है ना, देखो प्रॉफिटेबिलिटी सबको बढ़ानी है, लेकिन फाइनेंस वाला कॉस्ट कम करके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाता है, कॉस्ट कम करके प्रॉफिटेबल बढ़ाता है। जबकि हमने कहा कि सर अदर देन फाइनेंस वाला होता है, जो अदर देन फाइनेंस वाला होता है, उसकी क्या कोशिश होती है कि प्रॉफिटेबिलिटी में तो इजाफा हो लेकिन सेल्स बढ़ाकर। तो ये अप्रोच का फर्क है भाई, पैसे बचाने हैं खर्चे कम कर लो या कमा ज्यादा लो, तो ये दो ऑप्शंस है, सही है सर। तो हमने कहा देखें सर, एक आदमी कह रहा है कि अब एक मतलब बच्चे कहने सर अभी भी जो है बंद हो जाती है 5 बजे के बाद। अब आप देखें यार, इतनी बड़ी फर्म है और आप ये मेंटेलिटी देखें, 5 बजे के बाद मतलब लिफ्ट बंद कर दो। हमारे टाइम से यकीन मानिए संडे वनडे को भी नहीं चलती है। मतलब यार ये क्यों करते हो आप ऐसा? मतलब हम पता नहीं, हम बेचारे कुछ पार्टनर्स को गालियां देते थे कि भाई ये बुड्ढे बैठे हुए ना, इनकी कंजूस नेचर है। अब हमें पता वो तो बेचारे चले गए सारे, सही है सर। अब हमने कहा आप तो वो चले गए, लेकिन स्टिल आप देख लें सर, ये नहीं होना चाहिए। चलें, अभी मौका मिला तो मैं फ़हीम साहब से या हसनैन से इसके ऊपर तफरी करेंगे कि क्या है ये। चले सर, तो हमने सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर भी सवाल देख लिया, ये भी कर लिया। आए सर, अब एक आखिरी पॉइंट की तरफ आते हैं, और फिर
क्या करेंगे सर? हमने कहा फिर हम आएंगे इसके मजीद सवालात की तरफ, क्योंकि नमाज के बाद एक साथ प्रॉपर सवाल पे आएंगे। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, चले सर, मैंने कहा ना ये आईएएस जो है, ये आईएएस 16 का छोटा भाई है। क्यों सर छोटा भाई है? माँ बाप का लाड और प्यार इसको हासिल है। लॉजिकली भी समझाऊंगा क्या है, क्यों है, कैसे है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे आए, इसने कहा अब यहां पर 16 की तरह दूंगा कॉस्ट मॉडल। अगर कॉस्ट मॉडल पे भैया तुम हो, अगर तुम कॉस्ट मॉडल पे हो तो सेम एज आईएस 16, सेम एज आईएस 16। क्या मतलब सर? डेप्रीशिएट एंड इम्पेयर। चले सर, लेकिन अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो हमने कहा भैया तुम किसके छोटे भाई हो? आईएस 16 के लाडली होती है ना, छोटे भाई तो लाडली औलाद होते हैं। आप में से कितने छोटे हैं और लाडले भी नहीं है कोई ऐसा? कितने लोग छोटे और लाडले भी नहीं हो? कितने लोग हैं जो लगता है वो छोटे नहीं है फिर भी लाडले हैं? बोलते ना, मतलब आप कभी कभी एक फीलर आता है कि यार मतलब आपने वही हरकत की थी, अम्मा अब्बा ने सुना दी थी, पाबंदी लगाई थी, लेकिन अब आपका छोटा भाई बहन वही हरकत करता है तो उसको कोई सुना भी नहीं रहा, इजाज़त भी मिल जाती है। आप बचपन में सोचते थे कि आप सैटरडे नाइट को दोस्तों के साथ जाएंगे, बाहर रहेंगे 2-3 बजे तक, जब आप उसकी एज पे थे आपको इजाज़त नहीं मिलती थी, लेकिन अब भाई को मिल जाती है ना सर? तो ये सर होता है। तो हमने कहा ये भी वैसा ही औलाद है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में इसको आईएएस ने कहा भाई तेरे लिए कुछ आसानी है। पहली आसानी ये है नो डेप्रिसिएशन। इसने कहा अगर तुम फेयर वैल्यू मॉडल पे रख रहे हो तो आपको कोई भी डेप्रिसिएशन करने की कतई कोई जरूरत नहीं है। आपने कहा सर ये तो बेस्ट हो गया, बिल्कुल बेस्ट हो गया सर। दूसरा क्या बेनिफिट है? फेयर वैल्यू गेन इन पीएनएल। वहां पर हम कहां लेकर जाते हैं? वहां पर हम लेकर जाते हैं ओसीआई में रीवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से। सही है सर? 16 में यहां पर इसने कहा ये चक्कर ही। और आईएएस प्रोमोट भी करता है कि आप कौन सा मॉडल रखें? फेयर वैल्यू मॉडल रखें। सर कैसे प्रोमोट करता है वो अभी बताता हूं। सर इसके पीछे देखें लॉजिक है आईएएस की, इसके पीछे आईएएस की लॉजिक है। आईएएस ने कहा देखो यार तुमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बिजनेस यूज के लिए थोड़ी ली है कि मैं कहूं कि उसके ऊपर सरप्लस में लेकर जाओ। मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से तुम्हारा मकसद ही ये है कि भाई तुम इसको अल्टीमेटली एक दिन बेचोगे। सही, अल्टीमेटली एक दिन बेचोगे और तुम्हारा मकसद ही यही है कि कैपिटल एप्रिसिएशन के पर्पस के लिए तुमने ली है। सही है सर? तो बोला यार अब अगर फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें फेयर वैल्यू मॉडल में नहीं कहता कि पीएनएल में नहीं लेकर के जाओ, होता ये कि तुम ईयर 0 पर प्रॉपर्टी खरीदते, सपोज करो 5 मिलियन की 50 लाख की। सही है सर? प्रॉपर्टी के बारे में मशहूर है कि ये मिनिमम मतलब जो है 5 साल के अंदर ये डबल हो जाएगी। प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 साल के अंदर क्या हो जाएगी? और आप अगर इसको ईयर 10 में बेचते 15 मिलियन की, तो भाई तुम ईयर 10 में एक साथ गेन रिकॉर्ड कर लोगे 10 मिलियन के। तो आईएएस ने कहा यार ये थोड़ी चाहिए मुझे, क्योंकि इसमें तो तुम्हारी नियत ही क्या है? कैपिटल एप्रिसिएशन कहीं ना कहीं तुम बेच दोगे फिर कहीं और दूसरी प्रॉपर्टी लोगे। तो उसने कहा अगर मैं तुम्हें कहता कि फेयर वैल्यू गेन पीएनएल में नहीं लेकर के जाओ और इसको डेप्रिशिएट भी करो, तो फजूल में अल्टीमेटली एक आने वाले साल में क्या होता, तुम्हें गेन बहुत ज्यादा रिकॉर्ड करना पड़ता है। इसीलिए मैंने कहा भैया हर साल इसको फेयर वैल्यू पर लेकर जाओ और गेन को कहां जो है पार्क करोगे? पीएनएल में। चाहे इसका गेन हो चाहे इसका लॉस हो, वो कहां जाएगा? पीएनएल में जाएगा। ठीक है सर? अब आपने सुनना है, अब आपने सुनना है मेरा बच्चा यहां पर। सर आईएएस 16 में आपको वो याद है एक कंडीशन थी कि वन फॉर अ सिमिलर क्लास 1 मॉडल, अगर एक जमीन आपकी जो है रीवैल्यूएशन मॉडल पर है तो आपके ऊपर लाजिम और फर्ज है कि तमाम जमीनों को रीवैल्यूएशन मॉडल पर रखो। ये कंडीशन याद है आपको? सही है सर? तो सर क्या यहां पर भी ऐसी कोई कंडीशन है? हाँ,
बट यहाँ पर कंडीशन और खतरनाक है। इसने कहा जमीन यहाँ पर तो है ही जमीन और बिल्डिंग ना यार, इसने कहा अगर एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे रख रहे हो तो सबको फेयर वैल्यू पे रखना है। मतलब या तो कंपनी फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करेगी या तो 16 की तरह इजाजत नहीं कि लैंड में हम रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं, बिल्डिंग में कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं, सही है, बाकी हमने कहा प्लांट एंड मशीनरी में रीवैल्यूएशन नहीं। नहीं भैया, इसने कहा या तो सब किस पे होंगे, फेयर वैल्यू पे होंगे, या तो सब कॉस्ट पर होंगे। तो इसने कहा, क्या कहा सर, इसने कहा कि यहां पर IS 40 हमें रिस्ट्रिक्ट करता है वन मॉडल फॉर ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आइदर चूज कॉस्ट मॉडल, आइदर चूज 16 की तरह नहीं होगा कि तुम कॉस्ट को भी चला रहे हो कुछ एसेट्स पे और, तो इसने कहा वन मॉडल फॉर ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मलिक रियाज ने कहा था कि 20-23 मंजिला इमारत है, 3 फ्लोर मेरे अपने हैं, 20 फ्लोर मैं किराए पर दूंगा। तो नहीं समझ नहीं रहा, उसके अंदर जो 20 फ्लोर है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, 3 फ्लोर पीपी है। तो अगर कंपनी की बाकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पे होगी तो उसको भी 20 फ्लोर को भी किस पे रखेगा, फेयर वैल्यू मॉडल पे। सही है सर, प्रैक्टिकली कोई कॉस्ट पे नहीं रखता। वजह यह है कि सर प्रॉपर्टी जो है ना उसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है। हाँ, किसी ऐसी कंट्री में जहां पर हुकूमत ने कोई प्रॉपर्टी के लिए गंदे कानून लगा दिए, अब उस केस में क्या होता है सर, कॉस्ट मॉडल की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। अब सर आए, यहां पर IS ने एक और भी हमें एक बात कही, क्या कही मैं आपको बताता हूं। IS ने कहा देखो भैया कि अब आपका मॉडल है फेयर वैल्यू मॉडल, आप तमाम प्रॉपर्टीज होती हैं उसको किस पे रखते हो, फेयर वैल्यू पे। एक प्रॉपर्टी आपने ले ली कोई ऐसी जगह पर, सपोज करें आपने कैंट के अंदर कोई प्रॉपर्टी मिल रही थी, आपने ले ली। अब आपने प्रॉपर्टी ली लेकिन आपके दिमाग में अब आवाज़ें आ रही हैं कि यार इस प्रॉपर्टी को जो है बेचने नहीं दिया जाएगा आपको, इस प्रॉपर्टी को बेचने ही अब आपको नहीं दिया जाएगा। अब आपने ले ली है, आजकल में तो आप बेच सकते हो लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके दिमाग में आपका माइंड बन रहा है कि यार अब इसको बेचने, जिसने प्रॉपर्टी ले ली वो यहाँ पर चाहे तो किसी को किराए पर दे सकता है या वो चाहे तो खुद रह ले, लेकिन भाई इस प्रॉपर्टी को अब आपने ले ली तो अब आप इसको बेच नहीं सकते। बेचने का सोचोगे तो हुकूमत पाकिस्तान को वक्फ करके जाना। सही है सर, आर्मी को आप प्रॉपर्टी क्या कर दोगे, वक्फ करोगे, पैसे कुछ भी नहीं मिलेंगे। अब आपने कैसी प्रॉपर्टी ले ली है, अब आपको लग रहा है कि भाई अब ये बिकेगी तो नहीं, इसकी और इसके आगे फेयर वैल्यू भी निकल नहीं सकती। अब इस केस में क्या करें, IS को आपने कहा IS मेरा तो एक ही मॉडल आप कहते हो फॉलो करूं, मेरी शहर के अंदर आप स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन है जिसके पास सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में शायद होंगी अभी इस किस्म की प्रॉपर्टी। सही है, तो स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन ने फर्ग्यूसन की बिल्डिंग में उन्हीं की है। सही है सर, तो हमने कहा अब स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन है, अब आपने सारी प्रॉपर्टी, आपके पास 40 प्रॉपर्टीज है, 39 की आप फेयर वैल्यू निकाल सकते हो। एक प्रॉपर्टी, ये बड़ा रेयर होता है, आप इसकी फेयर वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। अब आपने कहा IS अब मैं क्या करूं, तो IS ने कहा यार मजबूरी में तो तुम्हें तुम्हारा मजहब भी कहता है कि अगर जान पे बन जाए और आपको लगता है कि आप मर जाओगे तो आप सूअर भी खा सकते हो, लेकिन वो कब है, जब इंतहाई मजबूरी की हालत हो। सही है सर, आप खून भी पी सकते हो जब आपको लगता है कि भाई अब मैं मर जाऊंगा। तो मजबूरी के क्या होते हैं केसेस अलग। तो अगर ये वाला केस है कि आपको लगता है कि भाई हमारा वैसे तो फेयर वैल्यू मॉडल है लेकिन एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो अब मजीद फेयर वैल्यू पर हम इसको नहीं रख सकते, तो क्या करें, तो IS ने कहा कि टेंशन ना लो। IS ने कहा उस प्रॉपर्टी के लिए मैं आपको इजाजत देता हूं कि उसको आप कॉस्ट पे रख दो, उसको आप किस पे रख दो, कॉस्ट पे रख दो। लेकिन यहां पर सर एक चीज बड़ी क्लियर है कि उस प्रॉपर्टी के बारे में तुम्हें शुरू से यकीन हो कि इसकी फेयर वैल्यू निकल नहीं पाएगी। अगर सर ऐसा हो गया, फेयर वैल्यू निकल रही थी, अचानक से हुकूमत ने पाबंदी लगा दी कि अब इसकी मजीद फेयर वैल्यू नहीं निकलेगी, तब क्या करेंगे, तो सर नमाज के बाद हम देखेंगे इसका जवाब। तब क्या करेंगे, नमाज का ब्रेक लेते हैं सर 15 मिनट का, 8:15 पे इंशाल्लाह मिलते हैं वापसी।
चले जी, वी आर बैक। चले सर, वी आर बैक और अब हम इसको पढ़ेंगे आईएएस की समरी से। चले सर, सबसे पहले आ जाएंगे हम आईएएस की समरी। सबसे जो टॉप पे पेज 1 ऑफ 21 क्या कह रहा है, हम इंक्लूड एक्सक्लूड वाली चीज पढ़ रहे थे और फिर अब हम आ रहे हैं रिकॉग्निशन के डब्बे पे। किस पे आ रहे हैं? रिकॉग्निशन के डब्बे पे आए सर, इसी में हम बाकी चीजें देखेंगे। सही है, रुक जाएं बेटा, मेरा बच्चा 1 मिनट रुक जा, अभी हम इसके ऊपर भी आएंगे, आपके सवाल के ऊपर हमें यहीं पर आएंगे, मैं जवाब दूंगा, टेंशन ना ले कि आपको जो है अगर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी पे फेवर निकालने पे। आए recognition, investment property is recognized as an asset when it is probable that future economic benefits are associated with the property will flow to the entity and the cost of the property can be reliably measured. recognition criteria ये इसका, ठीक है जी। measurement पे आता हूँ। initial measurement, investment properties initially measured at cost including transaction cost. Cost does not include startup cost, abnormal waste, or initial operating losses incurred before the property achieves the planned level of occupancy. वही बात जो हमने की, सही है सर, कि अगर वो ऑक्यूपेंसी पूरी नहीं होती है तो आपने कहा कोई मसला नहीं है, आपने उसको एक्सपेंस आउट करना है। आए सर, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे आते हैं। An entity can choose the property between the fair can choose between the fair value and cost model, ठीक है जी। अकाउंटिंग पॉलिसी चॉइस मस्ट बी अप्लाइड टू ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इसको अंडरलाइन कर लें कि सर अकाउंटिंग प्रॉपर्टी की जो चॉइस है ये तमाम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे अप्लाई होगी, ना सिर्फ हमने कहा कि सर ऐसा। सही है सर। आए फिर आते हैं फेयर वैल्यू मॉडल। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज आर मेजर्ड एट which is the price that would be received to sell the investment property in an orderly transaction between market participants at measurement date। 1 घंटे का ये स्टैंडर्ड है, ये भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे आइए उसके साथ, इम्पेयरमेंट के साथ, ठीक है सर। IFRS 13 फेयर वैल्यू मेजरमेंट, सही है। तो हमने कहा ये तब देखेंगे, सिंपल से कह रहा है भाई फेयर वैल्यू वो होती है जो कि आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन पे और नॉर्मल ट्रांजैक्शन पे हो। गेन और लॉसेज अराइजिंग फ्रॉम चेंजेस इन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मस्ट बी इंक्लूडेड इन प्रॉफिट और loss for the period in which it arises. In rare exceptional circumstances, if fair value cannot be determined, the cost model in IAS 16 is used to measure the investment property। इसने कहा अगर बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसेस के अंदर फेयर वैल्यू नहीं निकाल सकते बाबू तो कोई मसला नहीं है, कॉस्ट मॉडल पे रखना। अब ये तो मैंने कहा, सुन लो सुन लो सुन लो सर, शुरू में ही आपको लग गया कि यार इस प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू निकल नहीं सकती, यह आपको लग गया शुरू में ही। सर क्या अगर सब्सिक्वेंटली ऐसा लगे तो हम फेयर वैल्यू पे थे और अचानक से पता चला 6 साल हमने फेयर वैल्यू पे रख लिया प्रॉपर्टी को, 7वें साल पता चल रहा है कि यार ये प्रॉपर्टी मजीद जो है अब इसको हम फेयर वैल्यू पर नहीं रख पाएंगे, तो क्या करेंगे? तो आईएएस ने कहा इस केस में फेयर वैल्यू पे रखोगे, जो लास्ट इसकी फेयर वैल्यू थी उसी पे अब इसको कैरी करोगे। चाहो तो इसको अपने पास नोट कर लो। इफ subsequently company is unable to reliably measure if subsequently company is unable
to reliably measure fair value, then property will be kept at then property will be kept at its last recognized will be kept at it will be kept at its last recognized fair value. Then property will be kept at its last recognized fair value. चले जी, बढ़े क्या आगे? आए सर, अब हमने कहा अब आएंगे सवालात के ऊपर। सही है सर, सवालात के ऊपर आएंगे और एक एक करके अच्छे अच्छे सवालात करेंगे। बाकी बहुत सारे सवालात मैं आपको होमवर्क के तौर पे भी दूंगा, जो कि आप लोग मुस्कुराते हुए कर लेंगे इंशाल्लाह। चलिए सर, आए सबसे पहले आपको सवालात इसके जो, क्योंकि इसके कुछ सवालात ऐसे हैं जो कि इस लेवल पे आएंगे और कुछ सवालात ऐसे हैं जो कि नीचे के लेवल पे आएंगे। सही है सर, कुछ सवालात तो हम कर भी चुके थे काफ़ी, इसके हमने पिछली क्लास में, अगर आप लोगों ने नहीं देखी वो क्लास तो वो स्कोप की थी। सही है, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। फॉर्म जिसने अब तक नहीं भरा तो भाई भर दो। मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह सेकेंड फेब से हम पोर्टल के ऊपर ही क्लासेस अपलोड होंगी, इस पे नहीं होंगी। चले सर, पेज नंबर 14। पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 1। The Boron Company is an investment property company. On 31 दिसंबर 2006, it purchased a retirement home as an investment at a cost of rupees 6 लाख। 31 दिसंबर 2006 को रिटायरमेंट होम खरीदा गया है एज एन इन्वेस्टमेंट एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 6 लाख। लीगल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द एक्विजिशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी वर आ फर्दर 50,000. Boron adopted fair value model for its investment properties at 31 दिसंबर 2007. Fair value of the retirement home was 7 lakh and cost to sell were estimated at rupees 40,000. एक दफा इस सवाल को खुद से पढ़े, फिर हमने कहा हम इसको करेंगे बोर्ड पर सर, फिर इसको हम करेंगे बोर्ड पर। रिक्वायरमेंट में कह रहा है कि आप ये बताओ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे प्रेजेंट करेंगे। सिंपल है सर, बहुत सिंपल है। चले सर, रिक्वायरमेंट का फॉर्मेट बनाने पहले एसओएफपी में आपके पास आएगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सर कहाँ शो करते हैं? नॉन करंट में सर, लेकिन हम इसको अगर जल्दी बेच जाए तो फिर भी मेरा बच्चा नॉन करंट एसेट उम्मीद की जाती है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को आप लॉन्ग टर्म के लिए ही हेल्ड करते हैं। अगर लिख के दे दे कि अगले साल बेचना है, फिर तो हमने कहा ये बन जाएगी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। आए सर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू चाहिए होगी आपको, और आपने कहा एसओसीआई की बात करें तो फेयर वैल्यू गेन या लॉस की वैल्यू आपको चाहिए होगी, जो भी होगा। अब सब बोर्ड पे देख लें, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, मुझे पता है बहुत आप लोगों की शान के खिलाफ है, लेकिन हमने कहा आए सर एंट्रीज बना लेते ना सर। हमने कहा 6 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी है, ऐसा ही है, और लीगल कॉस्ट कितनी है? 50,000। तो टोटल प्रॉपर्टी को कितने से रिकॉर्ड करूंगा? 650। तो हमने कहा एंट्री बनेगी एक्विजिशन पे, कितने से बनेगी भैया? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट सूदी दारा क्रेडिट, कितने से? 6 लाख प्लस
50,000 कितना हो गया? 6.5 लाख। सही है जी। सर इतना आसान है क्या? यस, इतना आसान है सर। ईयर एंड पे आए। अब सर ईयर एंड पे जब हम आए और हमने कहा सर ये ईयर एंड पे कह रहा है Boron adopted fair value model for investment property. The fair value of the property retirement house was 7 lakh and cost to sell were estimated at rupees 40,000. सर अब मेरा आपसे एक मासूमाना सवाल है, प्रॉपर्टी को 7 पर लेके जाऊंगा या 6-8? तो फेयर वैल्यू में कॉस्ट टू सेल नहीं देखते हम, इम्पेयरमेंट में देखते हैं और IFRS 5 में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल देखते हैं। हमने कहा यहां पर हम तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के केस में याद रखना फेयर वैल्यू है, कॉस्ट टू सेल नहीं है। तो हमने कहा ईयर एंड पे जब हम आएंगे तो हम इसको मेजर करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट कितने से? 7 लाख माइनस 6.5 लाख, 50,000। तो आए सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ गई बैलेंस शीट में कितने से? 7 लाख और फेयर वैल्यू गेन कितने से आया? 50,000। इतना आसान है क्या? यस सर। लॉन्ग टर्म में अल्टीमेटली बेचने और इसलिए गेन लेकर जाने, जो मैंने शुरू में बताया कि सर अगर अभी हर साल गेन नहीं लेके गए ना, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू यूजुअली बढ़ती रहती है, तो एक साल जिस साल आप बेच रहे होगे उस साल पे आपको सारे का सारा गेन आ जाएगा। और दूसरी बात यही है कि सर ये प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि आपने बिजनेस पर्पस के लिए नहीं ली हुई है। ये प्रॉपर्टी है ही ऐसी है कि जो अगर आपने ली किस पर्पस के लिए है? बेचने के पर्पस के लिए लॉन्ग टर्म में, और जब तक नहीं मिलती तब तक किस पर्पस के लिए? रेंटल के लिए। तो इसके साथ ज्यादती है कि अगर आप इसका गेन OCI में लेकर जाओ। देखो पीपी में क्यों OCI में लेकर जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। 16 जिन्होंने मुझसे पढ़ा था, पीपी में इसलिए OCI पर लेकर जाता है कि वो आपको रीवैल्यूएशन नजर तो आ रहा है लेकिन एक तरह से धोखा है। आज ज्यादा रीवैल्यूएशन आ रही है तो फ्यूचर में डेप्रिसिएशन भी ज्यादा होगी। यहाँ पर ऐसा कोई केस नहीं है, यहाँ पर तो डेप्रिसिएशन ही। तो इसने कहा गेन को सीधे सारे का सारा कहा, वहां पर वो गेन को इसलिए OCI में लेकर जाता है क्योंकि वहां पर उसको पता है आज अगर गेन PNL में निकलवा दिया और उसकी फिर फ्यूचर के ईयर्स की डेप्रिसिएशन ज्यादा मतलब PNL में जाए तो ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। गेन पहले सालों में आ गया, पीपी में अगर वो करेगा और उसका एक्सपेंस का इम्पैक्ट क्या होगा? बाद के सालों में आएगा। इसीलिए वो वहां पर कहता है कहां लेकर जाओगे? रीवैल्यूएशन को OCI में, यहाँ पर PNL में। सर ना रखने की लॉजिक ये कि यूजुअली कंपनी के पास होती है ये हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए कंपनी रखती है कि यार 4-5-6 साल, क्योंकि अगर आपको फौरन ही बेचने का इरादा है तो IAS कहेगा चंदा फिर तो ये इन्वेंट्री है। सही है सर, फिर तो ये क्या है? इन्वेंट्री है। अभी पढ़ेंगे IAS ने दिमाग पे कैसे जो है अपने चलाकर विंडो ड्रेसिंग रोकी है। तो सर याद रखिएगा इस सवाल का लर्निंग आउटकम लिख लें जल्दी से। इस सवाल का मेरा बच्चा लर्निंग आउटकम लिख लें। measurement at fair value and measurement at fair value and not fair value less cost to sell। याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं फेयर वैल्यू पर, ना के फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू। पेपर में आप टुनानी में हरकत कर सकते हैं। इंपेयरमेंट IFRS 5 बात करता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किसकी बात करता है? मैं एक एंड में समरी बनाऊंगा। IFRS 9 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू की बात करते हैं सब्सिक्वेंट पे। इंपेयरमेंट IFRS 5 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की। तो ये चीजें दिमाग में सर होनी चाहिए। आए सर, अब आए एक और यार बुक आ रही है, यासीन भाई जरा फ्री हो जाए। यासीन भाई असल में थोड़ा सा कैफ का एंड चल रहा है ना, तो उनके ऊपर प्रेशर बहुत है हैंड आउट्स का। वो फ्री हो जाए तो इसके बाद इन्होंने कहा इंशाल्लाह जो है ना मैं उस पर आता हूँ।
चले सर, जल्दी से आ जाए आए। ये तो सर हमने कहा आई कैप के अदर बॉडीज के सवाल आते, पेज नंबर 3 पे हैं। जल्दी से आए पेज नंबर 3 पे। और तुम लोगों को लगता है कि एसीसी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। Rishko owns a piece of land. The directors have not yet decided whether to build a factory on it for use in business or to keep it and sell when it is valued as in. What would be this class? Would this be classified as an investment property? Yes, sir. ये इसी में सवाल था 2 नंबर का। लेकिन सर अब अगर आपने कहा यहाँ पर मैं लैंड के वर्ड को रिप्लेस कर दूं बिल्डिंग से, पीस ऑफ लैंड की जगह बिल्डिंग, तो क्या करोगे? तो भी यस सर होगा जवाब? नहीं सर, लैंड को इजाजत है कि अगर यूज डिटरमाइंड नहीं है तो तुम कर सकते हो क्लासिफाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बिल्डिंग को इजाजत नहीं है। आए सर, इसके बाद कॉस्ट कंप्यूटेशन वाला सवाल तो आसान है। जरा सर एक क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए हम। इसी लाइन में क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर, ये आई कैप का सवाल है और ये इन्होंने कैफ की स्टडी टेक्स्ट में डाला है। सवाल में थोड़े से मसाइल थे तो उसको मैंने सही किया और नाम चेंज किया है। जल्दी पढ़े सर। आई कैप ने मेरा नाम नहीं डाला है सर। खानानी owns several properties and has a year end of 31 December. Wherever possible, Khanani carries investment properties under fair value model. Property 1 was acquired on 8 January year 1. It had a cost of 1 million, comprising of 5 lakh for land and 5 lakh for buildings. Building has a useful life of 40 years. Khanani uses this property as its head office. क्या करेंगे सर? अगर अपने यूज के लिए तो क्या क्लासिफाई हो जाएगा? पीपी क्लासिफाई हो जाएगा। अपने यूज के लिए तो भाई क्या हो जाएगा? पीपी क्लासिफाई हो जाएगा। ठीक है जी, अगले पे आते हैं। प्रॉपर्टी 2 वॉज अक्वायर्ड मैनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले की है, पता ही नहीं कब की है। फॉर ₹1.5 million फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। ऑन 31 दिसंबर इट हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 2.3 मिलियन। बाई 31 दिसंबर 2008, 31 दिसंबर 7 को इतने की थी, 8 को इन्होंने कह दिया है कि फेयर वैल्यू हैड बीन राइजिंग टू 2 पॉइंट। दिस प्रॉपर्टी हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 40 इयर्स। हमने कहा यूजफुल लाइफ है 40 साल की इस प्रॉपर्टी की। क्या करेंगे? क्या इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी करेंगे? यस सर, कहा इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। प्रॉपर्टी 3 इंटरेस्टिंग है। Property 3 was acquired on 30 June year 2 for ₹2 million for its investment potential. The directors believe that the fair value of this property was 3 million on 31 December 2007 and 3.5 million on 31 December year 8. However, due to specialized nature of this property, these figures cannot be corroborated. मतलब fair value reliably measured. Property has a useful life of 50 years. अब हमने कहा मार्केट वैल्यू, इसका मतलब अब देखो इस सवाल में थोड़ी सी वेगनेस है। ये नहीं बताया कि प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू बाद में निकलना बंद हुई है या पहले सही नहीं थी, लेकिन इसने ये हिंट दिए कि क्योंकि स्पेशलाइज्ड नेचर है तो अजम्पशन यही जाती है कि शुरू से इसकी फेयर वैल्यू नहीं निकल सकती। तो अब इसको हम किस पे रखेंगे? कॉस्ट पे। हालांकि हम रखते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू मॉडल है, इसको किस पे रखेंगे? इसके भी एक्सट्रैक्ट्स बनाए। शुरू हो जाए सर, इसके एक्सट्रैक्ट्स 5 मिनट है। आपके लेवल के बच्चे के लिए 5 मिनट है। मैं जरा देखना चाहता हूं कि तुम लोगों के डेप्रिसिएशन वाली चीजें सही भी हैं कि नहीं है।
5 मिनट भी सर बहुत है। हो गया। बस सर, तीनों हो गए। चले जी, कितने से आ रहा है पीपी? पीपी तो सर सिंपल है, नहीं कितने से आ रहा है? कितने से आ रहा है? प्रॉपर्टी 1 है भाई। चले सर, प्रॉपर्टी 1 पढ़ता हूं। वाज अक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी ईयर 1 इट एट अ कॉस्ट ऑफ 1 मिलियन कंप्राइजिंग ऑफ 5 लाख ऑफ लैंड एंड 5 लाख फॉर बिल्डिंग्स। बिल्डिंग इज द यूजुअल लाइफ ऑफ 40 इयर्स। और ये कह रहा है खानानी यूजेस दिस प्रॉपर्टी एट इट्स हेड ऑफिस। सर हमने कहा किसके तौर पे यूज करती है? अपनी हेड ऑफिस के तौर पे यूज करती है। आज आप कौन से साल में खड़े हुए? ईयर 8 में। तो इसका मतलब ये है सर, प्रॉपर्टी 1 कॉस्ट कितनी थी टोटल? 1 मिलियन। डेप्रीशिएट करेंगे 5 लाख को, है ना सर? 5 लाख डिवाइडेड बाई 40 साल मल्टीप्लाई बाई 8, कितना हो गया? 1 लाख। तो इसका मतलब है प्रॉपर्टी कितने पे आ गई? 9 लाख। ऐसा ही है सर। और हमने कहा पीपी तो भाई एक यही है, तो ये तो आ गया 9 लाख। और सर डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर कितनी आएगी इसकी? डेप्रीसिएशन पीपी कितनी आएगी? 5 लाख था, हमने कहा यहां तो 8 साल की आई, लेकिन एक्चुअल में कितने की आएगी? 1 साल की। कितनी आ गई? 12,500। अच्छा, डिवाइड बाई 40। चले सर, प्रॉपर्टी 2 पे आते हैं। सर प्रॉपर्टी 2 कितनी? करेंगे ना, पीपी हमने किया है, ये तो हेड ऑफिस है ना। लैंड और बिल्डिंग दोनों हेड ऑफिस पीपी के तौर पे आएंगे ना सर। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर एक चीज आएगी भाई, एक 1 लाइन आइटम। ये तो पीपी है, पीपी तो एक ही है ना। प्रॉपर्टी 1, 2 और 3 दोनों इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। जो कॉस्ट मॉडल पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है वो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर जाएगी, वो पीपी में नहीं आएगी सर। चले सर, प्रॉपर्टी 2 पे आता हूं। हमने कहा भैया कितने की ली थी हमने? 1 पॉइंट। अच्छा एक मिनट रुक जाओ ना, एक आदमी क्या कह रहा है। मेरा बच्चा लैंड तो शामिल है, लेकिन हमने लैंड को डेप्रीशिएट थोड़ी किया, हमने डेप्रीशिएट तो बिल्डिंग को ही किया है ना। तो 1 मिलियन में टोटल शामिल है,
तो लैंड और बिल्डिंग पीपी के फेस पे चंदा बैलेंस शीट के फेस पे एक साथ शो होते हैं, याद है? पीपी का एक डिस्क्लोजर बनता है IAS 16 जो FAR 1 में बनाते थे, है ना सर? याद आ रहा है FAR 1 में धुंधला धुंधला डिस्क्लोजर एक, वही तो है सर ये पीपी। आए सर प्रॉपर्टी 2 पे आते हैं। प्रॉपर्टी 2 हमने कितने में खरीदी थी? 1.5 मिलियन, ऐसा ही है सर? कॉस्ट कितनी थी उसकी? 1.5 मिलियन। जबकि हमने कहा सर फेयर वैल्यू 2007 पे कितनी थी? 2.3 मिलियन, ऐसा ही है। तो अगर मैं 7 के हिसाब से गेन निकालूं तो गेन कितना आ रहा है? 8 लाख, ऐसा ही है सर। लेकिन सर क्या मैं पीएनएल में यहां पर 8 लाख का गेन शो करूंगा? नो सर। 2008 की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा ये गेन तो आ रहा है 2007 का। 2000 अगर मैं 8 की बात करूं तो फेयर वैल्यू 2008 में कितनी हो गई थी भाई? 2.7। और हमने कहा फेयर वैल्यू 2007 तक कितनी थी? तो ये कितने का गेन आ गया? तो हमने कहा अगर सर ये 4 लाख का गेन है तो ये चले जाएगा किस नाम से? यहां पर, क्योंकि हमें पता है फेयर वैल्यू गेन तो इसी में, अगला तो कॉस्ट मॉडल है प्रॉपर्टी 3, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ऐसा ही है काजी? चलें सर, फिर हम और आ गया है। अब हमने कहा सर यहां पर हमने लिख दिया 2.7। देखो ये होती है अप्रोच। अब पेपर में तुम्हें कैसे, रिक्वायरमेंट पहले बना लिया, उसके फिगर्स डालते जाओ, साथ साथ वर्किंग होते जाए, वो करते जाओ। अब हमने कहा सर प्रॉपर्टी 3 पे आते हैं। सर प्रॉपर्टी 3 पर आते हैं और इसके बारे में हमने अजम्पशन ली, सवाल में थोड़ी सी थी, सही है? लैंड को डेप्रिशिएट नहीं किया, समझ क्लियर है रामिल? सर इसके बारे में हमने कहा अजम्पशन थी। क्या अजम्पशन थी मेरा बच्चा, जल्दी से बता दो। हमने कहा सर अजम्पशन थी इसके बारे में के क्या अजम्पशन थी, जल्दी बताओ। कि सर हमने कहा कि इसकी मार्केट नहीं है, वो हो यार, हमने कहा मार्केट नहीं है सर। अगर मार्केट नहीं है और हमने 30 जून ईयर 2 को खरीदा था, कब खरीदा था? 30 जून ईयर 2, और कितने में खरीदा था? 2 मिलियन में खरीदा था, सही है सर? तो हमने कहा सर अगर हमने 30 जून ईयर 2 को 2 मिलियन में खरीदा था मेरा चंदा, इधर देख लो कॉस्ट कितनी थी? 2 मिलियन। डेप्रिसिएशन अब तक की कितनी होगी? 2 मिलियन डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी है? 50 इयर्स, है ना सर? और अब तक 2008 तक कितनी लाइफ गुजर चुकी है? ईयर 2 में खरीदा था तुम, 2008 में हो। 3 4 5 6 7 8, 6 साल और आधा साल, कितना हो गया? सर छोटी छोटी गलतियां पेपर में सर मुस्कुराती हुई सामने आती हैं। कितना हो गया? कितना हुआ? मशीन देनी है तुम लोगों के पास? 2,60,000। तो भाई ये कितने की आई? 1740। हमने कहा 1740000, कितना हो गया सर? 444000। और हमने कहा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितना आया? एक साल का आएगा 2 मिलियन डिवाइडेड बाई 50, 2008 का। तो सर ये था सवाल। ये सिर्फ आप लोगों को, जिसको बोलते हैं ना सर, फॉर्म में लेकर आ रहा था। इसने कहा भाई इस सवाल को करके जल्दी से फॉर्म में आ जाओ ताकि फिर आगे बढ़े।
हाँ हाँ, अगर आपका नियत ये हो गई ना कि फौरन बेच दे तो आ सकती है। मैं समझाऊंगा इसमें कंपनी बड़ा स्मार्ट गेम कर सकती है। क्या स्मार्ट गेम करती है बताऊंगा। चले जी, बढ़े क्या आगे, कर लिया कॉपी, तो इसका लर्निंग आउटकम लिख लो। प्रॉपर्टी केप्ट अंडर कॉस्ट मॉडल, property kept under cost model, though overall model for investment property is property kept under cost model, though overall model for investment property is fair value model। चलिए सर, अब मेरी देखिए कुछ चीजें मेरी समरी से मैं आपको डायरेक्ट पढ़ा रहा हूं कि जो बड़ी सिंपल है, लेकिन सर कुछ चीजें ऐसी है जो समरी से नहीं है, और मैंने कहा ना कि मुझे आपको इंशाल्लाह फ्लेवर देना है स्टैंडर्ड का। देखिए स्टैंडर्ड हर बात कहता है, और आपको पता होना चाहिए कि यार स्टैंडर्ड की जबान क्या है, मेन वर्किंग क्या है, क्या चीज। अब कुछ चीजें जो समरी से देखे ना सिंपल सी है, वो आपको मैंने बता दी, लेकिन सर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमने कहा कि अब समरी में तो चाहे तो हम डाल भी सकते हैं, लेकिन मैंने कहा मैं चाहता हूं आप स्टैंडर्ड को जरा एक फीलर लें। तो अगर आपने लर्निंग आउटकम लिख लिया है तो बड़े आगे, ऑनलाइन वाले जल्दी से बताएं। चलिए जी, तो आए सर। अब देखें सर, एक पॉइंट अभी मैंने आपको शुरू में क्लास के करवाया था, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर वाला। अब सर देखें IAS 16 जो है ना वो शहंशाह है। शहंशाह क्यों? IAS 16 में तो हर बात बड़े वाजे से लिखी हुई है। आप अगर IAS 16 का स्टैंड ट्राई खोलेंगे ना, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर की हेडिंग है, सब कुछ। लेकिन सर ये छोटा भाई है, भले छोटा भाई है, लेकिन आपको पता है माँ बाप को जो असल खुशी होती है, आप लोग जब इंशाल्लाह वालिदैन बनेंगे तो असल खुशी माँ बाप को ही होगी, सबसे बड़ी औलाद की। छोटी औलाद की इतनी खुशी नहीं हो सकती जितनी सबसे बड़ी औलाद की होती है। सर पहली पहली अचीवमेंट होती है, माशाल्लाह, सही है सर। और हमने कहा सर बच्चा जो होगा, मतलब खुशी एक होती है सर पूरे खानदान के लिए बच्चा, सही है सर। तब हमने कहा दूसरी दूसरी औलाद की वो खुशी नहीं होती। तो IAS 16 में IAS ने सब बातें खुल के बता दी। वो पहली औलाद थी, लाडले बेशक IAS 40 है, लेकिन वो पहली औलाद थी। तो सर यहाँ पर जो है ना, इसने बातें कहीं ना कहीं छुपा के डाल दी। अब सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर में अगर कहीं आप पैसे लेकर आ रहे हो, किसी को रिप्लेस करवा रहे हो, तो शायद IAS 16 में बहुत वाजे से ये आदमी कहता है, लेकिन IAS 40 के अंदर ये बड़ी खामोशी से उनका जिक्र करता है। आए सर, अब स्टैंडर्ड्स पे आ जाए। स्टैंडर्ड वाला हैंडआउट है आप लोगों के पास? स्टैंडर्ड वाला नहीं होगा, व्हाट्सएप पे होगा, व्हाट्सएप पे होगा स्टैंडर्ड वाला। अभी रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह, आपके बहुत सारे दोस्त पास हो जाएंगे, तो आप उससे स्टैंडर्ड मांग सकते हैं ना सर। फौरन से पहला काम करना, रिजल्ट आए दोस्तों से पूछना, सीनियर से पूछना, मुबारक हो आपका जो है पेपर निकल गया FFR का, स्टैंडर्ड दे दे, है ना, सही है। और FFR का पेपर वाज वेरी इजी दिस टाइम, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 40-45% रिजल्ट टच मार देगा, होपफुली इंशाल्लाह, सही है सर। तो आए सर पैराग्राफ 19 पर आ जाएं। देखिए अब जब कहीं भी ना, मैं आपको बताता हूं, रिकॉग्निशन की बात आएगी ना, मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात आए, किसी भी IAS में कोई अगर एसेट आप अक्वायर कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, चाहे वो IFRS 9 का हो, तो उसकी जो एक्विजिशन रिलेटेड टर्म्स आपको मिलेंगी ना, वो आपको रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में मिलेंगी या मेजरमेंट ऑफ रिकॉग्निशन में, अगर अलग से एक्विजिशन का हेड नहीं है तो, सही है सर। अब इसमें आप आ जाएं पैराग्राफ 19। हाँ, IAS 16 के अंदर अलग है। अब देखो इस मासूम के केस में इतना अलग नहीं है, इसने रिकॉग्निशन के अंदर कहा, पैराग्राफ 19 में आपको पढ़वा रहा हूं मेरा बच्चा, पार्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में हैव बीन एक्वायर्ड थ्रू रिप्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल द इंटीरियर वॉल्स में बी रिप्लेसमेंट ऑफ ओरिजिनल वॉल्स। आपने प्रॉपर्टी की बिल्डिंग थी नॉर्मल, पहले ऑफिस था, अब आप उसको डिस्को बना रहे,
तो आपने ओरिजिनल वॉल्स को हटा के क्या कर दिया, अपनी जो है वॉल्स लगवाई इंटीरियर। अंडर द रिकॉग्निशन प्रिंसिपल एन एंटिटी रिकॉग्नाइजेस इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी cost of replacing part of an existing investment property at the time that cost is incurred if the recognition criteria are met। वही बात जो अभी हमने लिफ्ट वाली पढ़ी थी, लिफ्ट डैमेज हो गई, 25,000 की नई लिफ्ट थी, लगा दो, उसको ऐड करो। The carrying amount of those parts that are replaced is de-recognized in accordance with the de-recognition provisions of this standard। इसने कहा जो कैरिंग अमाउंट है उनको आप क्या करेंगे, डी रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अब सर डी रिकॉग्निशन प्रोविजन किसने यहाँ पे बात की और बोला ढूंढ का है डी रिकॉग्निशन प्रोविजन। अब यह आपको प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन डी रिकॉग्निशन का मतलब है डिस्पोजल वाली एरिया में होगा। आपका दिमाग क्या चले, डी रिकॉग्निशन का मतलब क्या है, डिस्पोजल। अब आप आए नीचे, आपने कहा डिस्पोजल वाले एरिया कहाँ है, डिस्पोजल वाले भाई जल्दी से बताओ कहाँ हो आप। तो सर डिस्पोजल वाले एरिया आ गए पेज पैराग्राफ नंबर 66 से पहले शुरू में, सही है सर। चलिए सर फिर क्या कह रहा है, if in accordance with the recognition principle in paragraph 16 an entity recognizes in the carrying amount of an asset cost of a replacement for part of an investment property, it de-recognizes the carrying amount of the replaced part। For investment property accounted for using cost model, a replaced part may not be a part that was depreciated separately। वही बात कि रिप्लेस पार्ट हो सकता है कि ये वो पार्ट ना हो जिसको आप अलग से डेप्रिशिएट कर रहे हो। एग्जांपल याद है मैंने अभी दी थी, बिल्डिंग के अंदर ही लिफ्ट है, बिल्डिंग की लाइफ 30 साल है, तुम लिफ्ट को भी 30 पे ही कर रहे हो सकता है लिफ्ट की लाइफ 20 साल हो या 25 साल हो, ये जा रहा है। If it is not practicable for an entity to determine the carrying amount of the replaced part, it may use the cost of the replacement as an indication of what of the cost of replaced part was at the time it was acquired or constructed। Under the fair value model, the fair value of the investment property may already reflected the part to be replaced has lost its value। In other cases, it may be difficult to discern how much fair value should be reduced for the part being replaced। An alternative to reducing fair value for the replaced part when it is not practicable to do so is to include the cost of the replaced part in the carrying amount of the asset and then to reassess the fair value as would be required for additions not involving replacement। आए सर, अब मैं आपको इसको लोबे लुबाब समझाता हूँ। सर आए सर, इसका लोबे लुबाब समझते हैं। स्टूडेंट सर ऐसी बातें करता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आपको पढ़नी है ऐसी बातें। पहले इसने कहा अगर कॉस्ट मॉडल के अंदर कर रही हो भैया, तो जरूरी नहीं है कि आप जो है उसका कैरिंग अमाउंट अलग से निकाल पाओ, क्योंकि वो तो बिल्डिंग के साथ लिफ्ट हो रही होगी आपकी डेप्रिशिएट। उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में उसका एक एस्टिमेट लगाओगे कि भाई ये उस टाइम पे टोटल बिल्डिंग की वैल्यू इतनी थी तो इसकी कॉस्ट इतनी होगी, अब तक इतना डेप्रिशिएट हो चुकी है, और अब अगर हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं तो इसकी कैरिंग अमाउंट इतनी होगी, उसकी इंपेयरमेंट रिकॉर्ड कर लो। सही है। उसने कहा अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर हो, अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर हो तो अब इस केस में क्या होगा सुनना। इस केस में ये समझा रहा है फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर। उसने कहा भाई अगर आप तुम फेयर वैल्यू मॉडल में हो, टोटल तुम्हें प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू गिवन है कितनी, सपोज करो 50 मिलियन। इस प्रॉपर्टी के अंदर एक अदद लगी हुई थी क्या, लिफ्ट। अब इसने कहा देखो यहां भी तुम्हें रीजनेबल है, तुमने कहा तुम्हारी लिफ्ट पुरानी थी, ये क्या हो गई, डैमेज हो गई, कुछ भी हुआ खत्म हो गई ना। अब इसने कहा नई लिफ्ट चल रही है कितने की, 1 मिलियन की। नई लिफ्ट कितने की चल रही है, तो अगर तुमको अब यहाँ पर एस्टिमेट करना है, अपनी जजमेंट अप्लाई करनी है कि यार अगर नई लिफ्ट 1 मिलियन की है तो इसके अगेंस्ट जो तुम्हारी पुरानी लिफ्ट थी वो कितनी पुरानी थी, उसका मॉडल क्या था, उसका मॉडल क्या था, उस मॉडल को आपने असेस करना है कि भाई अगर ये नई लिफ्ट 1 मिलियन की है, क्योंकि तुम तो शुरू से ही तुमने क्या किया था, पूरी बिल्डिंग को ले रहे थे, उसी बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट भी शामिल थी, अब लिफ्ट हो गई खराब। अब आप क्या करेंगे, अब आपको उसकी एक फेयर वैल्यू का एस्टिमेट निकालना है, निकाल सकते हो। उसने कहा निकालने के लिए बता रहा है कि जो नया एसेट लोगे ना उसकी फेयर वैल्यू को नजर में रखते हुए निकालो कितना होगा। तुम्हें पता चला यार जो मेरी पुरानी लिफ्ट थी ना उसकी शायद फेयर वैल्यू बची हो 2 लाख, तो तुम क्या करो 2 लाख को 50 से माइनस करो, 1 को ऐड करवा दो। सही है सर। तो ये कह रहा है 2 लाख को इससे माइनस करो और 1 को
ऐड करवा दो, मतलब नए एसिड की फेयर वैल्यू को तुम जो है एक असेसमेंट के तौर पे बनाओ कि उसकी मदद से किसको निकालोगे, पुराने एसिड को। सर फेयर वैल्यू मॉडल में देखो, कॉस्ट मॉडल में तो वो कह रहा है आप एस्टिमेट करो इसी तरीके से कुछ, फेयर वैल्यू मॉडल में वो मना करते थे, क्योंकि वो होता है यार देखो फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिसिएशन फेल है, क्योंकि अब तुम फेयर वैल्यू पर जा रहे हो, आपको पता है एसिड की वैल्यू आप डेप्रिशिएट कर रहे हो और फेयर वैल्यू उससे काफी कम ज्यादा हो सकती है, तो उस केस में वो कह रहा है डेप्रिशिएट नहीं करना। देखो कॉस्ट मॉडल में वो यही कह रहा है कि अगर नया एसिड 20 साल 25 साल पुराना है तो तुम उसकी कैरिंग अमाउंट एस्टिमेट करो कि यार वो कितने की थी, अपरेंटली कितने की होगी टोटल, उसकी मदद से जो है ना लिफ्ट को तुम 25 साल पे डेप्रिशिएट करके कैरिंग अमाउंट निकाल लो। लेकिन अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो उसने कहा देखो अब तुमको मैं ये नहीं कह सकता कि 25 साल पुरानी बिल्डिंग थी उसकी तो लिफ्ट की फेयर वैल्यू निकाल और उसकी कैरिंग अमाउंट निकाल, मतलब क्योंकि वो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आता है किस मॉडल में, कॉस्ट में। तो फेयर वैल्यू मॉडल में तुम्हें चंदा क्या करना है, तुम्हें नए एसेट की जो वैल्यू होगी ना उसकी मदद से एस्टिमेशन लेनी है। अब सवाल में ये आपको यूजुअली देगा कि यार नए एसेट की वैल्यू कितनी थी और पुराने की कितनी थी। अब आए सर, अब आए, पहले मैं आपको ग्लोब वाला सवाल करवाऊंगा मेरा चंदा, वही जो ग्लोब वाला सवाल हमने देखा था उस, एक मिनट रुक जा, अभी क्लियर होगा, अच्छा अभी रुक जा, अभी आ जाते हैं सवाल पे आएंगे और सर ये क्लियर हो जाएगा हमें। सर इसके ऊपर 2 सवाल करूंगा क्योंकि सर अब हमने कहा बड़े हो गए ना, तो बड़े हो गए तो सर इसी किस्म के सवाल आएंगे ना काजी, बच्चों जैसे सवाल कोई थोड़ी तो उससे पूछेगा। सर पेज नंबर, ग्लोब वाला सवाल पे हम आएंगे, पेज नंबर 9। अब इसके आखिरी पार्ट को फिर पढ़ते हैं। द बिल्डिंग्स लिफ्ट वाज डैमेज ड्यू टू वेंडलिज्म एंड रहमतुल्लाह हैड टू पे 25,000 टू रिप्लेस इट। हमने कहा था 25,000 को आप क्या कर दें, कॉस्ट में ऐड कर दें। फिर एंड में कह रहा है फेयर वैल्यू ऑफ द डैमेज लिफ्ट वाज सी 110,000। ये हमें क्यों दिया, ये हमें इसने यही दिया, आप सुनो, इसने कहा तुम पुराने एसेट की वैल्यू को डी रिकॉग्नाइज करोगे फेयर वैल्यू की एस्टिमेशन पे और नए को क्या करोगे, ऐड करोगे। तो नेट देखा जाए तो उस केस में 25,000 नए को हमने ऐड कर दिया, पुराना जो एसेट था उसकी फेयर वैल्यू मौजूद होगी किसके अंदर, बिल्डिंग के अंदर, सही है। उसकी फेयर वैल्यू का आपने एक एस्टिमेट लगाया और 15,000 से नेट आपका एसेट के अंदर इजाफा हो जाएगा। वो बेसिकली आपको ये समझा रहा है, सही है सर। फिर सर इसने एक और बात की, इसने कहा कि भाई आखिरी अगर आप इसकी लाइन पढ़े ना पैराग्राफ की, वो कह रहा है कि एक केस ये भी हो सकता है, एक केस ये भी हो सकता है कि आप अगर कोई नया एसेट लें तो वो एज एन एडिशन हो, उसकी जगह कुछ रिप्लेसमेंट ना हो। भाई फॉर एग्जाम्पल, अब सुनिएगा मेरी, आपको मैं छोटी सी एग्जाम्पल में बात बताता हूं। सर आपने कहा कि पहले आपकी बिल्डिंग थी पुरानी, पहले आपकी बिल्डिंग थी पुरानी और आपने कहा सर उसके अंदर लिफ्ट ही नहीं थी, सही है। अब वो अब चले आ रही थी काफी टाइम से, अब आपने कहा नहीं यार अब जो है हमें बिल्डिंग को जरा शशके डालना है, अब आपने कहा हम इसके अंदर लिफ्ट बनाएंगे। अब जो लिफ्ट बनाने की कॉस्ट है उसको आप टोटली क्या कर देंगे, एसिड की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नई लिफ्ट की। अब आए सर, आपकी बिल्डिंग थी बहुत पुरानी, बहुत ही पुरानी, 60 साल पुरानी, उसकी जो लिफ्ट थी ना वो खत्म थी। क्या थी उसकी लिफ्ट, खत्म थी। मतलब उसकी लिफ्ट ऐसी थी कि सर अब वो कह रहा है कि आप उसको एक तरह से ये भी एस्टिमेट मार सकते हैं कि भाई शायद इसकी कोई फेयर वैल्यू निकले ही ना, मतलब ये जीरो हो जाए, कबाड़िए के रेट पड़ जाए, सही है सर। तो उस केस में भी क्या होगा कि आपकी डिस्पोजल वैल्यू क्या होगी, जीरो, और फेयर वैल्यू जो भी नई की होगी वो आप क्या कर देंगे, ऐड। आए सर फिर से एक दफा यही पैराग्राफ पढ़ेंगे और फिर एक सवाल की तरफ बढ़ेंगे, और वो सवाल आज की क्लास का मोस्ट प्रोबेबली आखिरी सवाल होगा। तो सर ये देखें आईएएस, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आप आईएएस से पढ़ें, आपको इंशाल्लाह मजा भी आएगा और आपको लगेगा भी कि यार मैं सच बता रहा हूँ, ये बात मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछी। मैंने पूछा यार किस चीज की कमी महसूस होती है एफएफआर में, तो उन्होंने बोला सर 2 चीजों की, एक क्विज़ेस की, दूसरा उन्होंने कहा कि सर स्टैंडर्ड से, क्योंकि सर आवाम जो बैठी हुई है ना मार्केट में, अभी भी जो सीनियर लेवल पे आवाम है ना, ज्यादातर वो है सर काजिम अब्बास से पढ़ी हुई।
और काजिम साहब स्टैंडर्ड खुलवाते थे, वो स्टैंडर्ड खुलवाते थे। तो सर वो स्टैंडर्ड खुलवाते थे ना, तो उनके बच्चों का स्टैंडर्ड पढ़ने आता है। हम लोगों को पता होता था कि यार स्टैंडर्ड में ये बात यहाँ लिखी है। और प्रैक्टिकल लाइफ में अब यहाँ जब होता है ना सर, अब क्योंकि अब स्टैंडर्ड का दौर चला गया, काजिम अब्बास गए, उस जमाने में सर नवीद बुखारी भी पढ़ाते थे, वो स्टैंडर्ड से नहीं पढ़ाते थे। तो सर स्टैंडर्ड से पढ़ाने में टाइम लगता है। मैं भी कहता हूँ कैफ लेवल पे शायद बच्चे को स्टैंडर्ड ना खुलवाओ, बच्चा कंफ्यूज होगा, लेकिन यार फाइनल लेवल पे इनको कर दो कंफ्यूज, ताकि ये सीखे तो सही किस तरीके से होने ही चीजें। सर आए, if in accordance with the recognition principle in beneficiary entity recognize in the carrying amount of asset the cost of a replacement part for the investment property, it de-recognizes the carrying amount of the replaced part for investment property accounted for using cost model. A replaced part may not be a part that was depreciated separately. If it is not practicable for entity to determine the carrying amount of the replaced part, it may use the cost of replacement as an indication of what the cost of the replaced part was at the time it was acquired or constructed. सुनिएगा, इसने कहा सबसे पहले अलग से डेप्रिशिएट हुआ नहीं होगा, निकाल सकते हो तो निकालो उसकी उस टाइम पे कॉस्ट कितनी थी और डेप्रिशिएट करके आज निकालो। नहीं निकाल सकते, आज की जो वैल्यू होगी उसकी मदद से एस्टिमेट करो 25 साल इसकी वैल्यू। अगर आज एक एसेट 1 मिलियन का है, इन्फ्लेशन का रेट निकालो, डिफ्लेट करो, पता चलो 25 साल तक वो था 1 लाख का, अब 1 लाख के हिसाब से उसकी डेप्रिसिएशन निकाल के आज निकाल दो। ठीक है जी। फिर कह रहे हैं अंडर द एसेट अंडर द फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेंटरी में ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड the part of the replaced has lost its value। बोला वही बात जो मैंने कहा, हो सकता है कि जो पार्ट तुम रिप्लेस मार रहे हो तो चांसेस हैं कि फेयर वैल्यू के अंदर वो जीरो हो चुका हो, 60 साल पुरानी बिल्डिंग है। सही है सर। इन अदर केसेस इट मे बी डिफिकल्ट टू डिस्टर्न। बोला अगर ऐसा केस नहीं है कि मतलब रिप्लेस पार्ट बहुत पुराना नहीं है और उसका इंपैक्ट एसेट की फेयर वैल्यू में नहीं आ चुका है, तो बोला तब बड़ा मुश्किल है। इन अदर केसेस इट मे बी डिफिकल्ट टू डिस्टर्न हाउ मच फेयर वैल्यू शुड बी रिप्लेस्ड फॉर द पार्ट बीइंग रिप्लेस्ड। An alternative to reducing fair value for the replaced part when it is not practicable to do so is to include the cost of the replacement in the carrying amount of the asset and then to reassess the fair value। वही बात, reassess करो फेयर वैल्यू कितनी थी। नए के एसेट की कॉस्ट को 25,000 को आपने ऐड किया और पुराने की वैल्यू को आप रीअसेस कर रहे हैं। एज वुड बी रिक्वायर्ड फॉर एडिशंस नॉट इन्वॉल्विंग, हमने कहा रिप्लेसमेंट। आए सर अब एक सवाल पढ़ते हैं, आए 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 अब हम एक सवाल करेंगे और सर वो सवाल होगा आपके हैंड आउट पे। ICW का सवाल है और सवाल नहीं कमाल है, कमाल नहीं बेमिसाल है। सवाल का नाम है द लिबर्नम। क्या नाम है सवाल का? और मुझे लगता है देखो ये चीजें जो है ना नीचे के लेवल पे दी है, तो ऊपर अगर वो पूछेगा ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, हो सकता है आप किसी एक सवाल के अंदर 2-4 नंबर की एडजस्टमेंट मार दे इस किस्म की। अगर वो ट्रांसफर वैसे पूछे ना ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लेकिन ये भी पूछ सकते हैं। सवाल पढ़े। The Laburnum company is an investment property company. One of its properties is a warehouse. पेज नंबर है आपके पास 14, पेज नंबर 14 है। Which has the specialized use of storing tropical plant at high temperature. As a result, the central heating system is an important and integral part of the warehouse building. Laburnum uses the fair value model for investment properties. Central heating system was purchased on 1 January 2001 for rupees 80,000. It is being depreciated at 10% on cost. It has been confirmed by the values that the central heating system is a reasonable value at which to include it fair value of the entire warehouse. ठीक है जी। In December 2007, valuer initially determined the fair value of the warehouse, including the central heating system, to be rupees 1250. Unfortunately, the central heating system completely failed on 25 December 2007 and was immediately scrapped and replaced with a new heating system costing rupees 1,40,000 on 31 December 2007. What amount should appear in the statement of financial position and profit and loss in the year ended 31 December 2007? जल्दी से सर सब कंप्यूट करेंगे, एक दफा फिर से पढ़ लो तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। 20x1 में खरीदा था 80,000 का। सोचो, हो गया?
टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू बतानी है, सिर्फ सेंट्रल हीटिंग सिस्टम की नहीं बतानी है, टोटल वैल्यू। आप इसमें मंथ की बेस पे चाहे तो राउंड ऑफ मार सकते हैं। मंथ की बेस पे मतलब दिसंबर को आप अज्यूम कर सकते हैं पूरा साल 12 महीने। आंसर चाहिए, आंसर खपे। अरे अभी पता चल जाएगा। कॉस्ट मॉडल है, फेयर वैल्यू है, लेकिन तू शायद सही कह रहा है, ये लोग पहुंच नहीं पाए हो शायद, लेकिन इतना खुद मुश्किल है नहीं भाई। आंसर बताओ इसका यार मुसलमानों, थोड़ी सी भारी अंग्रेजी है। ओहो, उम्मत में इख्तिलाफ, इख्तिलाफ है उम्मत। सर क्या क्या रहा है? इसने कहा भाई सेंट्रल हीटिंग सिस्टम एक इंटीग्रल पार्ट था, हमने कहा सेट है। उसने कहा अब इसने फेयर वैल्यू को एस्टिमेट तो करना है ना, तो इसने कहा भाई जो इसकी कैरिंग अमाउंट होगी ना, वही इसकी फेयर वैल्यू का इक्विवेलेंट होगी। जो इसकी कैरिंग अमाउंट होगी यही हमने एस्टिमेट किया कि इसकी फेयर वैल्यू का इक्विवेलेंट होगी। सही है। अब इसने कहा दिसंबर में हमने टोटल बिल्डिंग की फेयर वैल्यू निकाली, उसमें से तुम्हें पुराने हीटिंग सिस्टम की तुमने कैरिंग अमाउंट कंप्यूट करनी है, वो माइनस करना है, और नए को क्या करना है, ऐड करना है। टोटल आपको निकालना है एसओएफपी में कितना आया। तो भाई तुम लोग बताओ कितना आया। भारी अंग्रेजी है थोड़ी, लेकिन सर अब तो समझ में आ गया ना क्या है ये, कितना कितना कितना। इतना तो मुश्किल नहीं है सर ये। हम अजम्पशन यही करेंगे कि 1250 इज द फेयर वैल्यू, उसमें से 7 की निकाल के 3 साल की जो रिमेनिंग होगी, 10% है ना कॉस्ट मॉडल पे जी। लाओ भाई आंसर लाओ, बड़े हो गए अब तो, ये तो सर बच्चों का सवाल है, ये तो हो गया। 1286 एक कैलकुलेटर यहाँ पे पड़ा हुआ था वैसे इजाफी। ये लोग भी सारे परेशान है, सोच रहे हैं सर क्या जवाब दें। सोचो भाई, मतलब इनमें से भी सर लोग परेशान है। मैं सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। द सेंट्रल हीटिंग सिस्टम वाज परचेज ऑन 1 जनवरी 20x1। सही है जी। फॉर ₹80,000 इट इज बीइंग depreciated at 10% per annum on cost, and it has been confirmed by the valuer that the carrying value of the central heating system is a reasonable value at which to include it in the fair value of the entire warehouse। सही है सर। इसने कहा कि जो कैरिंग वैल्यू है सेंट्रल सिस्टम की वही रिप्रेजेंट करती है इसको, कि इसकी फेयर वैल्यू को, सिंपल अल्फाज में। सही है जी। इन दिसंबर 2007 the valuer initially determined
the fair value of the warehouse including the central heating system to be rupees 1250. अनफॉर्चुनेटली अबे 80,000 का सेंट्रल सिस्टम था बिल्डिंग में, पूरी बिल्डिंग 1250 की थी. अनफॉर्चुनेटली द सेंट्रल हीटिंग सिस्टम कंप्लीटली फेल्ड ऑन 25 दिसंबर 2007 and was immediately scrapped and replaced with a new heating system costing rupees 1,40,000 on 31 दिसंबर 7. सुन लो, इधर देख लो सर. आए सर, टोटल वैल्यू कितनी थी? कितनी थी भाई? और हमने कहा इसके अंदर उसने कह दिया कि शामिल है फेयर वैल्यू ऑफ सेंट्रल सिस्टम, जो कि पुराना था. ये दिसंबर में हमने वैल्यूएशन की और वो फेल भी दिसंबर में ही हुआ है, तो हमने कहा शामिल है. अब मैंने कहा सर वैल्यू ऑफ ओल्ड सिस्टम अगर मुझे माइनस करनी है तो वो माइनस करूंगा. क्यों करूंगा सर? उसने कहा कब खरीदा था भाई तूने? 2001 में. 80,000 वैल्यू थी और 10% कॉस्ट पे डेप्रिशिएट कर रहा था. तो 10% कॉस्ट का मतलब क्या है? 10 साल तो उसको डेप्रिशिएट करेगा. 10 साल में दिसंबर 2007 तक कितने साल हो गए? 7 साल. इसका मतलब है वो 7 साल तक डेप्रिशिएट हो चुका है. तो साल बचे कितने? 3 साल. डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो गया? 24,000. इसको आपने कर देना है लेस. न्यू सिस्टम कितने का है? न्यू सिस्टम कितना है? 1,40,000. तो टोटल कितना हो गया? 13,66,000. तो हमने कहा प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी आ गई? क्यों? सवाल सर गौर से नहीं पढ़ते ना. 13,66,000. अब इधर देख लो, इधर देख लो सर. इसने पीएनएल का भी एक्सट्रैक्ट मांगा है आपसे. किसका एक्सट्रैक्ट मांगा है? अब इसने हमें ये मतलब पीएनएल का भी इंपैक्ट मांगा है. अब मुझे बताओ क्या इसने हमें प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बताया? कितनी फेयर वैल्यू थी लास्ट ईयर? ये सब तो कुछ भी नहीं बताया ना हमें. लेकिन हमें ये पता है सर ये जो ओल्ड सिस्टम है क्या ये अब कंपनी के किसी काम का है? नहीं सर, ये अब कंपनी के किसी काम का नहीं है. तो इसको कंपनी क्या करेगी? लॉस में बुक बेचेगी. तो हमने कह दिया इसकी एंट्री क्या बनाएंगे? पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी गया 24,000 से डेबिट और पीएनएल क्रेडिट और पीएनएल डेबिट. सही है सर, इंपेयर्ड हो गया ये. तो हमने कहा इंपेयरमेंट के नाम से या स्क्रैप या लॉस ऑन डिस्पोजल भी कह सकते हैं खैर हम इसको, बट यूजुअली हमने कहा मेन इसका कितना हो जाएगा सर? 24,000. सर सुनिए, अच्छा सुन ले सर, सुन ले. एक सवाल आया है सर, वो तो कह रहा है फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिसिएशन नहीं करनी. ये बात नहीं कर रहा. वो कह रहा है आपको फेयर वैल्यू को कहीं ना कहीं से असेस करना है. फेयर वैल्यू को आपको कहीं ना कहीं से. तो वैल्यूअर ने बता दिया कि भैया हम ये इसको डेप्रिसिएशन नहीं निकाल रहे इसकी, हम ये इसकी फेयर वैल्यू निकाल रहे हैं. वैल्यूअर ने कहा कि भाई इसकी फेयर वैल्यू जो सिस्टम था आपका, उसकी फेयर वैल्यू निकालने का बेस्ट तरीका वही था कि उसकी कि आप जो है कैरिंग अमाउंट निकालो. इसकी कैरिंग अमाउंट इज इक्वल्स टू फेयर वैल्यू. तो इसीलिए हमने ये डेप्रिसिएशन की वर्किंग इसलिए की सिर्फ ये मेजर करने के लिए क्योंकि उसने सवाल में कह दिया कि कैरिंग अमाउंट इज इक्वल्स टू फेयर वैल्यू. तो अगर कैरिंग अमाउंट इज इक्वल्स टू फेयर वैल्यू होगी तो हमने कहा सर हमें इसी तरीके से कंप्यूट करनी होगी ओल्ड सिस्टम की वैल्यू और न्यू को क्या कर देना होगा? ओल्ड डी रिकॉग्नाइज हुआ, न्यू ऐड हो गया. न्यू की एंट्री क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, सूदी इदारा क्रेडिट. इसकी एंट्री क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट. सही है सर. तो यहां पर हम डेप्रिशिएट उस सेंस में डेप्रिशिएट नहीं कर रहे, वो हमें कह रहा है कि भैया जो नया सिस्टम है उसके केस में क्या करना है आपने? उसको आपने इसी तरीके से अपने पास जो ऐड करना है फेयर वैल्यू पर. पुराने की जो फेयर वैल्यू है वो इसकी कैरिंग अमाउंट के
बराबर है। ठीक है जी, क्या हम क्लियर है? तो लिखो सीसी। सब लिखे सीसी। चले जी, तो हमने कहा सर इसका लर्निंग आउटकम लिख लें। इसको मैं चाहूंगा आप लोग लास्ट डे रिवीजन भी लिख लें, है तो बहुत छोटा सा, लेकिन इसलिए इसको लास्ट डे, क्योंकि आपके पेपर में 1-2 नंबर की एडजस्टमेंट के लिए मुश्किल है। देखो नीचे वाली चीजें ना, वो हल्की चीजें नीचे पूछेगा। फेयर वैल्यू मॉडल पे, गेन पीएनएल में तुम्हें सिर्फ बेसिक के लिए वो करवाई थी मैंने सवाल, लेकिन असल में तुम्हारे लेवल पर वो ये पूछेगा, रिप्लेसमेंट डिस्पोजल। सही है सर? तो इसके ऊपर लिख लो, disposal of part of investment property and assessment of fair value. Disposal of part of investment property and assessment of fair value as per para 68, as per para 68। चलो सर, अगर मैं आज की क्लास को क्विकली अगर समराइज करूं, अच्छा कल के लिए अनाउंसमेंट सुन लें। कल की क्लास होगी थोड़ी लेट शुरू आपकी, 7:30 बजे, क्योंकि आपको पता है कैफ का ये चल रहा है आखिरी वीक। तो इंशाल्लाह कैफ को जब खत्म करना है तो उनकी क्लास थोड़ी सी मैंने जो एक्सटेंड की है, तो कल की क्लास आपकी होगी 7:30 बजे। सही है? और हमने कहा सर कंटिन्यू यही करेंगे। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कल की क्लास में हम जाएंगे ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। और फिर समझेंगे इसकी एक और क्लास इसके बाद सैटरडे की और लगेगी, और ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा हमारा तीसरा आईएएस। फिर हम इंशाल्लाह आएंगे IFRS 15 की तरफ। सही है सर? तो सर जल्दी से हम एक दफा करते हैं रिवाइज, क्विकली हम एक दफा करेंगे रिवाइज। और हमने कहा सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को शुरू से लाएं, तो हमने कहा इसके अंदर सिर्फ लैंड और बिल्डिंग आती है, जो कि आपने इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के लिए ली हो, मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटल के लिए। वो लैंड शामिल है जिसका यूज अभी डिटरमाइंड नहीं है, लेकिन वो बिल्डिंग शामिल नहीं जिसका यूज अभी डिटरमाइंड नहीं है। फिर इसने कहा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में से एक्सक्लूडेड है वो प्रॉपर्टी जो कि तुमने जो है अपने बिजनेस पर्पस के लिए ली है, जो कि ऑनर ने या उसके एम्प्लॉय ने अपने लिए ली हुई है। वो प्रॉपर्टी जिसको तुम्हें बनते ही बेचने का इरादा है, अपनी इन्वेंट्री के तौर पे कर रहे हो। वो प्रॉपर्टी जो तुम किसी और के लिए बना रहे हो IFRS 15 के तहत। और वो प्रॉपर्टी जिसको तुम फाइनेंस लीज पर दे रहे हो। सही है सर? ये इसके अंदर शामिल नहीं है। फिर हमने कहा, इसने कहा पार्शियल यूज भी हो सकता है, एक ही प्रॉपर्टी हो, 3 फ्लोर पीपी, 20 फ्लोर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दी हो। फिर इसने कहा अगर सर्विसेज भी दे रहे हो साथ में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के, तो अगर सर्विसेज इनसिग्निफिकेंट है तो ही भैया आप इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहोगे, लेकिन अगर सर्विसेज सिग्निफिकेंट है तो वो क्या हो जाएगी सर? पीपी। सर इसके अंदर एक होटल की एग्जांपल, दूसरा आजकल के हिसाब से कोवर्किंग स्पेस। कोवर्किंग स्पेस हमने पिछली क्लास में इसका सवाल भी किया था। कोवर्किंग स्पेस है कि भाई ऑफिस भी दे रहे हैं, रिसेप्शन भी दे रहे हैं, जैसे ये कनेक्ट है, या हमने कहा और भी हैं। हमने कहा कोवर्किंग स्पेसेस हैं जहां पर आप आए बैठें, और जो है एक दिन के लिए भी आपको किराए पे मिलेगा, वहां पर इंटरनेट भी मिल रहा है, चाय की फैसिलिटी भी मिल रही है, और भी सर्विसेज मिल रही है, रिसेप्शन वगैरह, तो वो भी आपका पीपी है। सर फिर हम और आगे बढ़े, और हमने कहा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की इनिशियल मेजरमेंट होती है कॉस्ट पे। कॉस्ट बिल्कुल IAS 16 वाली है, बस डिसमेंटलिंग का यहाँ पे सच कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि आप बिल्डिंग और लैंड को डिसमेंटल नहीं करते हो। और हमने कहा ट्रांजैक्शन कॉस्ट के ऊपर फोकस है। 3 तरह की कॉस्ट यहाँ पर नहीं आएगी। वो कौन सी 3 तरह की है? स्टार्टअप कॉस्ट, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज, और स्टार्टअप कॉस्ट में कौन दिमाग में आएगा? आमिर भाई। सही है सर? इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज, दुकानें खाली पड़ी उनकी मेंटेनेंस, और एबनॉर्मल लॉस सीमेंट जाया होगा, ये सब चीजें जाया होगी। सर फिर हम और आगे बढ़े, मजीद आगे बढ़े, शदीद आगे बढ़े। और हमने मजीद आगे बढ़ते हुए क्या पढ़ा? सर हमने पढ़ा सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, वही IAS 16 वाला क्राइटेरिया है, उसके ऊपर हमने सवाल भी देख लिया। वो ग्लोब वाला सवाल, क्या आपने बिल्डिंग के बल्ब चेंज के कैपिटलाइज नहीं कर रहे, कोई खास नहीं हो रहा, लेकिन इजाफी फ्लोर बना रहे हो तो वो कैपिटलाइज किया। सर फिर हम और आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा? हमने कहा सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, कॉस्ट मॉडल, फेयर वैल्यू मॉडल। कॉस्ट मॉडल सेम एज IAS 16। फेयर वैल्यू मॉडल में हमने कहा कोई डेप्रिसिएशन नहीं, और फेयर वैल्यू गेन कहां जाएगा? PNL में। सर फिर हम और आगे बढ़े, हमने कहा यहां पर ये कहता है बेटा वन फॉर ऑल, एक मॉडल सबके लिए होगा। हाँ, अगर किसी एक प्रॉपर्टी की तुमने कहा फेयर वैल्यू नहीं निकल सकती तो उसको कॉस्ट पे रखोगे, वरना अगर एक प्रॉपर्टी अगर नॉर्मली तुम चूज कर लो कॉस्ट मॉडल, तो ऐसा नहीं 4 को कॉस्ट पे 4, या तो कॉस्ट पे आ जाओ या तो फेयर वैल्यू पे आ जाओ, पूरे के पूरे ईमान में दाखिल हो जाओ।
सर फिर हम और आगे बढ़े और हमने पढ़ा कि सर अगर तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कोई पार्ट रिप्लेस हो रहा है, तो उसने कहा भैया अगर रिप्लेस हो रहा है तो देखो कॉस्ट मॉडल या फेयर वैल्यू। अगर कॉस्ट मॉडल है तो सबसे पहले आप निकालो रिप्लेस्ड पार्ट की, निकाल सकते हो तो कैरिंग अमाउंट निकाल लो, क्योंकि हमने कहा एक साथ डेप्रिशिएट हो सकता है। हमने कहा अगर भाई ये नहीं कर सकते तो उसने कहा जो नई रिप्लेसमेंट है उसकी मदद से कुछ डिफ्लेशन लगाओ, कुछ करो और उस टाइम की कॉस्ट निकालो, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अप्लाई कर दो। ठीक है, फिर इसने अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो इसने कहा सबसे पहले तो बहुत हद तक चांसेस है कि जो पार्ट रिप्लेस हुआ है वो अपनी फेयर वैल्यू खो चुका हो। सही है सर, इतना टाइम, जैसे मैंने कहा 60 साल पुरानी बिल्डिंग, फर्ग्यूसन की लिफ्ट। ठीक है सर, और हमने कहा अगर ऐसा केस नहीं है तो उसने कहा आपको रीजनेबल असेसमेंट करनी पड़ेगी फेयर वैल्यू की, वो आपको करनी है। जैसे इस सवाल में उसने बता दिया कि फेयर वैल्यू क्या है सर, जो कि कैरिंग अमाउंट है। मिलेंगे इंशाल्लाह कल 7:30 बजे। क्या मतलब पहला वाला रामीन पूछ ले, कोई सवाल है तो। पहला वाला लर्निंग आउटकम क्या लिखा था हमने, कुछ याद है तेरे को? एक ही तो लिख, पहले वाले सवाल का या इसका? अच्छा लर्निंग आउटकम रिपीट कर दें। अभी जो जिस सवाल का था क्या था लर्निंग आउटकम में? डिस्पोजल ऑफ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड असेसमेंट ऑफ फेयर वैल्यू अंडर एज पर पैरा 68। चलें जी, एज पर पैरा 68। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।